चलिए, देखिएगा भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ठीक है? और इसके संबंध में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। ये जो टॉपिक है याद रखिएगा जिसमें भारत में जो है पहली बार एक विदेशी आक्रमण जो है इसका प्रारंभ होता है। यानी एक ऐसा समय जहाँ पर भारत जब अपने मजबूती के साथ अपनी नगरीय व्यवस्था को मजबूत कर रहा था, उसी के साथ समझिएगा कि मगध के उत्कर्ष के साथ यानी मगध का इधर क्षेत्र क्या चल रहा है, अपने आप में मजबूती के तौर पर चल रहा है और उसी साथ जो है भारत में अब एक ऐसी स्थिति आती है जहां से उसे बाहर से आक्रमण को झेलना होगा और एक ऐसा समय जिसपे विदेशी आक्रमण का शुरुआत होता है। यानी इससे पहले भारत में कहीं पर भी विदेशी आक्रमण की जानकारी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलती। तो ध्यान रखिएगा भारत में अब एक ऐसा समय आने वाला है जहां पर बहुत कुछ फेरबदल के साथ जुड़ने वाला है। कारण यह है कि जब भी कहीं पर या किसी क्षेत्र में बाहरी आक्रमण होता है तो बाहरी आक्रमण के साथ जो है ना बहुत सारी चीजें भारत के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है? और जैसे ही ये प्रवेश करेगा याद रखिएगा उसके साथ ही साथ जो है भारत में अब विभिन्न प्रकार की संस्कृति, ठीक है, कल्चर और विभिन्न प्रकार के स्थापत्य जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते हैं, ठीक है? तो ऐसे में जो कल्चर है या बाहर के जो सारी चीजें हैं आज हमारे भारत में आने की जो स्थिति है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। तो ये समझिएगा कि भारत में जो है एक ऐसा समय जहां पर विदेशी आक्रमण का शुरुआत होता है। तो इससे पहले मैं थोड़ा सा पिछले टॉपिक को डिस्कस करता हूं। देखिएगा, तो मगध के उत्कर्ष में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि भारत में जो है महाजनपद काल का जो समय हुआ है 6वीं शताब्दी यानी 600 ईसा पूर्व के पहले स्टार्ट हुआ है, ठीक है? इस समय भारत में जो है लगभग 16 महाजनपद थे और इनके बारे में जानकारी कहां से मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है, यानी बौद्ध धर्म से जानकारी मिलती है, बौद्ध साहित्य से मिलती है। उसके साथ ही साथ जो है भगवती सूत्र में जो है यह जानकारी मिलती है। लेकिन एक बात और बता दूं, जब कथन और कारक में क्वेश्चन पूछा था ना कि अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में क्या दोनों में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी दी गई है? तो बिल्कुल दी गई है दोनों में, ठीक है? लेकिन क्या सेम वही नाम जो कि अंगुत्तर निकाय में है वही सेम नाम भगवती सूत्र में है? तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? 16 निकाय की जानकारी तो है लेकिन इन महाजनपदों में कुछ नाम के हेरफेर मिलते हैं। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि दोनों में जो है कुछ अंतर मिलता है, भगवती सूत्र में भी और आपका बौद्ध साहित्य में, ठीक है? इसके अलावा जो है आपने देखा कि मगध के उत्कर्ष में जो है मुख्य कारण क्या था? तो बहुत सारे ऐसे सामाजिक कारण हैं, बहुत सारे ऐसे राजनीतिक कारण हैं, आर्थिक कारण हैं, ठीक है? जिसके कारण जो है मगध का उत्कर्ष हुआ। बाकी महाजनपद जो है ये धीरे-धीरे जो है अपने आप, याद रखिएगा, जैसे-जैसे महाजनपद जो है मगध का जो उत्कर्ष हो रहा है यानी मगध जो है अपने आप में डेवलप्ड हो रहा है, वैसे-वैसे धीरे-धीरे जो है वो अन्य साम्राज्यों को या अन्य महाजनपदों को अपने में शामिल करता जा रहा है, ठीक है? इस तरीके से जो है महाजनपद काल में या फिर मगध के उत्कर्ष में जो है एक बहुत बड़ा अस्तित्व जो है मगध का बनकर आता है, याद रखिएगा, ठीक है? अब मगध के उत्कर्ष में एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो तथ्य है हमारे पास वो है राजनीतिक विस्तार। राजनीतिक विस्तार में आपने पढ़ा यहाँ पर कि यहाँ पर जो है 4 मुख्य वंश स्थापित होते हैं। सबसे पहला जो वंश याद रखिएगा जिसका नाम है हर्यक वंश, ठीक है? तो हर्यक वंश जो है मगध में सबसे पहले वंश को माना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद आता है आपका नाग वंश, ठीक है? और नाग वंश के बाद जो है आपका नंद वंश और नंद वंश के बाद जो है आगे पढ़ने वाले हैं आप मौर्य वंश, ठीक है? ये 4 वंश के क्रम को याद रखिएगा कि मगध में जो है ये 4 महत्वपूर्ण वंश जो है स्थापित हुए और मगध के उत्कर्ष में इनका योगदान जो है महत्वपूर्ण था, ठीक है? अब उसी के बीच में याद रखिएगा कि जैसे ही नंद वंश का समय रहता है, ठीक है, उस तरह भारत में क्या है, नंद वंश का समय है। और इसी के साथ याद रखिएगा कि भारत में जो है भारत में नंद वंश के साथ समय के साथ साथ जो है भारत की एक ऐसी स्थिति जो पश्चिमोत्तर के क्षेत्र में, ठीक है, जो कि पश्चिमोत्तर के क्षेत्र में, तो आप अगर ध्यान देंगे तो ये जो मैप है, ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला जो हिस्सा है याद रखिएगा पाकिस्तान वाला हिस्सा है और ये आपका ईरान है। ये जो है आपका ईरान है, ये आपका अफगानिस्तान वाला हिस्सा हो गया, ठीक है? और यहां पर इस पाकिस्तान के इस तरफ जो है आपका भारत का हिस्सा होगा, इस तरीके से, ठीक है? तो ये भारत का हिस्सा हो गया आपका ये वाला हिस्सा। चलिए अभी बस इसी तरीके से थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका पाकिस्तान वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा, ये आपका अफगानिस्तान वाला हिस्सा हो गया, कुछ इस तरीके से यहां से इस प्रकार से टच करता हुआ अफगानिस्तान और उसके बाद आपका ईरान आ गया, ठीक है? और इसके बाद ये मिडिल ईस्ट वाला एरिया है, याद रखिएगा ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट एरिया है, ठीक है? इसके साथ ही साथ तो अब यहां पर देखिएगा ये आपका मगध क्षेत्र है जिसका विस्तार आपने पढ़ा था कि हर एक वंश के अंत समय तक जो है मालवा से लेकर बंगाल तक इसका विस्तार हो चुका था और इधर आपका विंध्य पर्वत तक इसका विस्तार हो चुका था, ठीक है? और उत्तर की तरफ जो है आपका
गंगा तक विस्तार था, यानी मगध का विस्तार जो है यहाँ से पढ़ा जाता है। अब इसी के साथ देखिएगा, इसके साथ अगर आप इधर देखेंगे तो अब यहाँ पर एक बात समझने योग्य है कि भारत की स्थिति अब क्या है। ठीक है, तो भारत में जो है मगध का विस्तार हो चुका है, और मगध के विस्तार के साथ साथ जो है आपको यहाँ पर याद रखना है कि इस तरफ जो है दो ऐसी शक्तियां जो है अब बैठी हुई है जो भारत की तरफ मुख मोड़कर तैयार हो चुकी है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे, याद रखिएगा, दोनों देशों के बारे में। तो देखिएगा, भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण, तो भारत में फर्स्ट विदेशी जो आक्रमण हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है, यह दो अलग साम्राज्यों के द्वारा किया गया था। एक था आपका ईरानी, ठीक है, या पारसी कह सकते थे, याद रखिएगा, और दूसरा थे आपके यूनानी। यानी दो विदेशी आक्रमण जो है समय दर समय होते हैं, याद रखिएगा। तो यही आपका आज का जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, कि जिसके अंतर्गत आप ये पढ़ सकते हैं कि भारत में कुछ जो बदलाव हुआ है, जैसे गंधार कला। ठीक है, तो गंधार कला जो, या गंधार आर्ट जो हमारे यहाँ भारत में आई है, वो किसकी देन है। ठीक है, साथ ही साथ जो है बहुत सारे बदलाव जो भारत में हुए हैं वो किसकी देन है, क्या परिवर्तन होते हैं भारत में, ये सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। लेकिन एक बात समझिएगा कि भारत के प्रथम विदेशी आक्रमण में जो है ना, सबसे पहले जो आक्रमण होता है वो ईरान के तौर पर होता है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसने किया था, किस साम्राज्य ने किया था, तो ईरानी साम्राज्य ने किया था। ठीक है, और इसी के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है आगे फिर आपके यूनानी साम्राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, ईरानी साम्राज्य और यूनानी साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, ये जो है आपका ईरान क्षेत्र है, और ईरान क्षेत्र का जो विस्तार है, याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि एक समय था, ठीक है, इस समय में जो है ना ईरान यानी कि पारसी, ठीक है, देखिए बेसिकली ना आज जो है ईरान की स्थिति क्या है, तो आज आप देखते हैं तो ईरान में जो है ना इस्लाम धर्म का बहुत बड़ा बोलबाला है। ठीक है, यानी इस्लाम धर्म विस्तृत है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर कौन सा धर्म था या कौन सा साम्राज्य विस्तार था, तो याद रखिएगा पारसियों का। ठीक है, इसे फारसी भी कहते थे, याद रखिएगा, फारस क्षेत्र। तो याद रखिएगा, फारस या पारसी, इस तरीके से नाम आप जो पर्सिया सुनते हैं, याद रखिएगा, है ना। तो ये कई बार आप ये जो नाम सुन चुके हैं, याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा क्षेत्र विस्तार इनका था। तो यहीं पर यहाँ के शासक थे, याद रखिएगा, जिनका नाम है साइरस। साइरस, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस वंश को स्थापित करने वाला जो शासक था, याद रखिएगा, उसका नाम था साइरस द्वितीय। ध्यान रखिएगा, साइरस प्रथम जो है इसके पिता, साइरस द्वितीय उसका बेटा, और इसने इस वंश को स्थापित किया, और इस वंश का नाम था हक्खामनी वंश। ठीक है, वंश का नाम क्या था, हक्खामनी वंश। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा, कि भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला जो विदेशी, ठीक है, आक्रमण हुआ, उसके वंश का नाम क्या है, तो याद रखिएगा हक्खामनी वंश, और संस्थापक थे साइरस द्वितीय। ठीक है, तो साइरस द्वितीय का नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार क्या होता है, सिर्फ पहले नाम का व्यक्ति याद रखा जाता है, और कई बार एग्जाम में सरल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, इतना बहुत बहुत महत्वपूर्ण तो है नहीं कि आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, बस शर्त यही कि आपको ये याद रह जाए, क्योंकि इसके बाद जितने वंश आप पढ़ेंगे, हक्कामनी वंश पढ़ेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे वंश इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल क्या होता है कि हम सही मायने में इतने लंबे समय तक इस मेमोरी को संभाल के नहीं हो पाते। तो याद रखिएगा, आपको बस याद रखना है कि ईरानी ईरानी जो पारसी थे, याद रखिएगा, उन्होंने भारत में पहली बार आक्रमण किया, और ये जो आक्रमण हुआ हक्खामनी वंश के द्वारा किया गया था, और इसके संस्थापक कौन है, साइरस द्वितीय। याद रखिएगा, साइरस प्रथम भी ऑप्शन में होगा। ठीक है, जब 4 ऑप्शन डाले जाएंगे ना, तो साइरस प्रथम, साइरस द्वितीय, इवन दारा, ठीक है, देरियस, इस प्रकार के नाम आपके पास आएंगे, और सभी के सभी हक्कामनी वंश से ही है, याद रखिएगा। ठीक है, चारों के चारों ऑप्शन रहेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा साइरस द्वितीय इसमें सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि साइरस द्वितीय ने क्या किया था, ने हक्खामनी वंश की स्थापना की, और ईरान के क्षेत्र में अगर आप इसके पूरे क्षेत्र को देखेंगे, तो ये पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है, ईरान का ये जो पूरा क्षेत्र आपको दिख रहा है, ये पूरा क्षेत्र जो है इस तरीके से इनके कब्जे में आ चुका था, याद रखिएगा। यानी सबसे पहला जो अपने क्षेत्र का विस्तार करता है, याद रखिएगा, तो इधर मगध में किसने विस्तार किया है, तो याद रखिएगा इस तरफ जो है हर्यक वंश आ चुका है, नाग वंश आ चुका है, ठीक है, नंद वंश आ चुका है। नंद वंश के समय जो है ना पूरे क्षेत्र का विस्तार काफी लंबा चौड़ा हो चुका था। तो इसको देखते हुए इधर जो है ना पारसियों ने, याद रखिएगा, ईरानियों ने जो है अपना क्षेत्र का विस्तार किया था, और इस क्षेत्र के विस्तार में याद रखिएगा ये पूरा हिस्सा जो है ना
इन्हीं के कब्जे में आता था, यानी कि इन्हीं के क्षेत्र में आता था, कुछ इस तरीके से याद रखिएगा। ये पूरा हिस्सा इनका था, ठीक है, ये वाला हिस्सा भी इन्हीं के कब्जे में आता था। तो इस तरीके से जो है पारसियों का हिस्सा काफी बड़ा हुआ करता था, याद रखिएगा, ठीक है। तो साइरस ने क्या किया, हक्कामनी वंश की स्थापना की, याद रखिएगा। और भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला जो वंश है, याद रखिएगा, हक्कामनी वंश है, जो कि सायरस कहलाता है, पहली बार। लेकिन कैसा आक्रमण, असफल आक्रमण, याद रखिएगा। क्यों असफल आक्रमण कहा जाता है, कारण ये है कि ये जो है सीमा से ही बाहर चला गया था। जैसे ही आया यहां पर, तो देखिए ये जो क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो ये कंबोज, गंधार, कंबोज, गंधार का क्षेत्र, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है कंबोज और गंधार का क्षेत्र। और उसके बाद जो है इधर फिर आप आएंगे तो ये वाला जो है कुरु का हिस्सा, पांचाल का हिस्सा, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा हिस्सा जो है, याद रखिएगा, भारत के क्षेत्र में आता है। तो इसने क्या किया था, याद रखिएगा, इसने जो है अफगानिस्तान के क्षेत्रों में इस सीमा में आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण से इस सीमा से ही वापस लौट गया था, ठीक है। यानी साइरस द्वितीय जो है भारत के सीमा से वापस लौट गया था, इसलिए से असफल आक्रमण कहा जाता है, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट्स मैं आपको बता दूं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले बात करेंगे ईरानी आक्रमण की, भारत में, ठीक है, ईरानी आक्रमण। और ध्यान दीजिएगा कि इसको आप यहीं पर याद करें और कोशिश करें कि ये लंबे समय तक आपको याद रहे। कारण क्या है, ये पूरी कहानी ना आगे जुड़कर नए नए आक्रमण में जुड़ती जाएगी। कारण यह है कि लगातार भारत में आक्रमण होगा। और आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर भारत के मैप को आप देखें, ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा भारत के मैप को देखिएगा, समझिएगा, तो उससे कुछ और चीजें आपको समझ में आएगी कि भारत का इतिहास ऐसा क्यों है, क्या कारण है भारत के ऐसे इतिहास होने का। तो इससे भी आप समझ पाएंगे, ठीक है। देखिए, तो भारत के इतिहास में ये जो क्षेत्र याद रखिएगा, अरब सागर का क्षेत्र है ये, और ये बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र है। ये जो है आपका हिमालय का क्षेत्र है, और यहीं से हिमालय जो है, यहीं से जो हिमालय है, याद रखिएगा, इस तरीके से विस्तृत होता है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है इस रीजन पर, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है आपका, यहां से लेकर यहां तक, और ये बाउंड्री और ये बाउंड्री हमारे यहाँ सेफ है, पूरी तरीके से सेफ है, ठीक है। लेकिन एक क्षेत्र जो है हमारे पास सेफ नहीं है, और वो क्षेत्र है आपका नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया। ये जो क्षेत्र है आपका, ये सेफ नहीं है। कारण क्या है, और आपको एक बात समझ में आ रही है कि पाकिस्तानियों ने, ठीक है, पाकिस्तान की बात थोड़ी सी हम डिस्कस कर लेते हैं, देखिएगा। तो पाकिस्तानी जो इस्लाम लोग थे, ठीक है, वहां से जो चाहते थे कि पाकिस्तान और भारत अलग हो जाए, पाकिस्तान एक नया देश बने, उन्होंने डिमांड क्या किया था, उन्होंने बोला था कि मुझे ये वाला हिस्सा चाहिए, ये हिस्सा चाहिए। और अंग्रेजों ने इसको ये क्यों दे दिया, सोचा है आपने कभी कि पाकिस्तानियों को ये वाला हिस्सा क्यों मिला है? क्योंकि भारत को हमेशा एक चेकमेट में रखना चाहते थे। यानी भारत हमेशा एक दबाव में रहेगा अगर पाकिस्तान यहां पर रहेगा तो। अगर पाकिस्तान यहां पर होता तो भारत उसको खा गया होता, अभी तक भारत अभी अंडर कर लिया होता, ठीक है। तो ऐसी जगह ढूंढा गया, याद रखिएगा, जो एक क्षेत्र आपका ये वाला हिस्सा ढूंढा गया, और एक क्षेत्र आपका ये वाला हिस्सा ढूंढा गया, ठीक है। तो ये क्षेत्र हमारे लिए शुरू से कमजोर रहा है। यानी अगर आप शुरुआती समय से आज देखिए, एक समय अगर आप यहां से स्टार्ट करेंगे आप ईरानी आक्रमणों से, ठीक है, तो इस समय की जो शुरुआत हुई है 516 बीसी के समय से। यानी 516 बीसी के समय से शुरुआत हो रही है आक्रमण की, और लगातार हम 1947 तक आक्रमण खेल रहे हैं, ठीक है। मतलब लंबे समय तक हम आक्रमण ही देख रहे हैं। कारण क्या है, लगातार आक्रमण होता है, और यही क्षेत्र है हमारे पास। दूसरा कोई भी एरिया नहीं है जहां से हम पर आक्रमण होता है, ठीक है। मतलब अगर आप इसको एक बेसिक फंडामेंटल समझ के देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी अटैक हुए हैं, वो अटैक कहां से होते हैं, यहीं से होते हैं, ठीक है। तो अंग्रेजों ने भी हमारे साथ एक अच्छा खेल खेला। जब पाकिस्तान अलग करना था, तो पाकिस्तान को अलग करने के क्षेत्र में हमारा ऐसा क्षेत्र दिया गया जहां पर, ठीक है, पहले तो पाकिस्तान के क्षेत्र में बहुत सारे एरिया आने वाले थे, याद रखिएगा। समय कुछ बदला, नेहरू जी मिलने गए, ठीक है, दो सिमायो ग्रेट क्लिफ से मिलने गए, बहुत सारी स्थिति बदली उस समय, ठीक है, बहुत सारे डील्स हुए।
उसी संबंध में जो है आपका ये वाला जो एरिया है ना, ये पाकिस्तान बना दिया गया और ऐसे में भारत हमेशा चेक में रह गया, यानी भारत के साथ हमेशा एक दिक्कत बनी रह गई। और ये पाकिस्तान का वह एरिया है या फिर भारत का वह एरिया है जहां पर जितने बार आप देखेंगे तो उतने बार आक्रमण आपके इसी क्षेत्र से होते हैं। ठीक है, तो शुरुआती समय से लगातार हम इसी कमजोर कड़ी को मजबूत करने में लगे हुए हैं और हमारी स्थिति यहीं पर कमजोर होती है। यही कारण है कि हम इस सीमा के साथ जो है बहुत सारी चीजों को झेलते हैं, लगातार झेलते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे देखेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल समझिएगा कि भारत का यह जो क्षेत्र है सबसे कमजोर क्षेत्र है और यही वो क्षेत्र है जहां से पहला आक्रमण भारत में होता है, पहला अटैक होता है, यानी पहला ईरानी आक्रमण याद रखिएगा। तो इसके बारे में सबसे पहला फैक्ट याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहला जो साम्राज्य था जिसने आक्रमण किया था भारत में, वो था एक ईरानी आक्रमण। ठीक है, और ये वंश था याद रखिएगा हक्कामनी वंश, और इसके संस्थापक का नाम है साइरस द्वितीय। ठीक है, तो याद रखिएगा साइरस द्वितीय और हक्कामनी वंश के बारे में याद रखिएगा शुरुआती समय। और इसके बाद याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो यही है, याद रखिएगा कि साइरस द्वितीय ने भारत पर असफल आक्रमण किया। ठीक है, असफल आक्रमण कहने का मतलब है कि भारत की सीमा से वापस चला गया था, याद रखिएगा साइरस द्वितीय। ठीक है, तो साइरस द्वितीय के क्रम पर एक पॉइंट याद रख लीजिएगा कि ईरानी आक्रमणों में सबसे पहला जो आक्रमण हुआ हक्कामनी वंश के द्वारा किया गया। और याद रखिएगा इस आक्रमण में याद रखिएगा कि साइरस द्वितीय ने जो है भारत की जो सीमा है, ठीक है, इस भारत की सीमा से वापस चला गया था। तो इसका काम केवल इतना ही है कि आप इसको याद रखें किस बेस के लिए, भारत के पहले आक्रमण पर। ठीक है, अब देखिएगा इसका पुत्र होता है, ठीक है, जिसका नाम है डेरियस। ठीक है, तो इसका पुत्र है डेरियस, याद रखिएगा। डेरियस जो है इस वंश का तीसरा राजा हुआ करता था। ठीक है, जिसे दारा के नाम से भी जाना गया है। ठीक है, दारावाहु भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसके संबंध में आपको पहले हक्कामनी वंश याद रखना है और दूसरे क्रम पर याद रखना है साइरस के बारे में। ठीक है, तो साइरस पहला याद रखिएगा इसी वंश का है, साइरस द्वितीय हक्कामनी वंश का संस्थापक है, याद रखिएगा, यानी राजा के तौर पर स्थापना की। और तीसरा याद रखिएगा दारा प्रथम। ठीक है, दारा प्रथम या डेरियस प्रथम, उसका नाम डेरियस भी मिल सकता है और दारा भी मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा इसके बारे में बात करते हैं। डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम। ठीक है, डेरियस फर्स्ट या दारा प्रथम के बारे में याद रखिएगा। तो देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके लिए, तो ध्यान रखिएगा कि इसने क्या किया था। अब ये आक्रमण करता है भारत में, ठीक है, यानी कि पश्चिमोत्तर क्षेत्र में पहला आक्रमण किया इसने, भारत में सफल आक्रमण। ठीक है, भारत में एक सफल आक्रमण किया जिसने इसने क्या किया, ईरान के, ठीक है, ईरान के क्षेत्रों से इसने शुरुआत किया था, याद रखिएगा। और ईरान के क्षेत्रों में याद रखिएगा इसने सबसे पहले क्या किया ईरान के क्षेत्र को जीता। ठीक है, तो भारत के सबसे सफल आक्रमण में या पहला सफल आक्रमण किसने किया था, दारा प्रथम ने किया था या डेरिस ने किया था, याद रखिएगा। और इसने ईरान के क्षेत्र को जीता और अपना 20वां प्रांत बनाया। तो सबसे पहले आक्रमण में याद रखिएगा, तो ये जो 516 दिख रहा है आपको यहां से, ये जो 516 दिख रहा है ईरानी आक्रमण का, इसकी शुरुआत यही मानी जाती है, डेरियस प्रथम से मानी जाती है। ठीक है, तो डेरियस प्रथम ने जो है 516 बीसी के समय जो है याद रखिएगा आक्रमण किया और ईरान को जीता, और ईरान को जीतने के बाद जो है अपने प्रांतों में शामिल किया और ये 20वां प्रांत बनाया अपना। ठीक है, तो 20वां प्रांत के तौर पर देखिए मगध के उत्कर्ष के साथ दो बातें याद रखिएगा कि भारत में जो है ना, पहले जो भारत में युद्ध होता था वो होता था गायों के लिए,
दूसरे बार जब युद्ध होने लगा तो फिर जमीनों के लिए हुआ। तीसरी बार जब युद्ध होना चालू हुआ यानी युद्ध का और स्थिति बढ़ा तो याद रखिएगा गोल्ड के लिए यानी धन संपदा के लिए जो है युद्ध होना प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिए। अब इसका कारण मैं आपको बताता हूं, कारण क्या है, इस युद्ध का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा जो विजेता है, ठीक है, यानी जो जीतने वाला है, ये हमेशा एक ही थॉट पे चलता था, जितनी बड़ी सेना उतना बड़ा जीत। याद रखिएगा, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, कबीलाई जीवन या फिर जीवन की संघर्षता ज्यादा, सेना नहीं हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जो है राजा मजबूत हुए, पैसा बनने लगा, यानी धन संपदा अर्जित हुआ और सेना की मजबूती बनी। तो जिसके पास जितनी सेना होगी वो उतना मजबूत राजा कहलाएगा, क्योंकि लोग राजा से नहीं डरते, राजा की सेना से डरते हैं। याद रखिएगा कि कितनी बड़ी सेना है और सामने वाला उसी डर से जो है आत्मसमर्पण कर देता है। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा जो सेना है, ठीक है, बड़ी होगी तो खर्च क्या होगा, बड़ा होगा, और खर्च बड़ा होगा तो राजा के ऊपर दबाव बड़ा होगा और इस तरीके से धन संपदा की आवश्यकता भी ज्यादा होने लगेगी। तो ध्यान रखिएगा इसकी शुरुआत ना आपकी घनानंद के समय से ही हो चुकी थी। घनानंद के बारे में आपने पढ़ा कि जनता उसे पसंद नहीं करती थी। क्यों नहीं करती थी, क्योंकि उसने कर बढ़ाया था। कर क्यों बढ़ाया था, तो उसके पास सैनिक बहुत सारे थे। ठीक है, सैनिक को अब खिलाने के लिए भी चाहिए पैसा, तो उन्होंने जनता से पैसा लेना चालू कर दिया, कर लेना चालू कर दिया। ठीक है, इससे कारण क्या हुआ कि घनानंद के समय से ही याद रखिए कर व्यवस्था को बहुत ज्यादा एक दबाव के साथ जो है जनता से वसूलने लगा और उसके कारण जो है जनता उसे नाखुश या नापसंद करती थी। याद रखिएगा इसका मुख्य कारण है ये। तो कहीं पर भी ध्यान दीजिएगा कि पूरे विश्व में इसी प्रकार सिस्टम चलता था कि अगर आप विजेता बनना चाहते हैं तो आपके पास बड़ी सेना होनी चाहिए। और यही कारण है कि कभी कोई राजा एक छोटे स्तर पर काम करते तो सबसे पहले काम करता है लोगों को जमा करने का, अपनी सेना बढ़ाने का, और सेना बढ़ाकर फिर आक्रमण करता है और आक्रमण करके अधिक संपदा करेगा और उसके बाद और सेना बढ़ाएगा और इस तरीके से सम्राट की पदवी ग्रहण करता था। ठीक है, तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर याद रखिएगा कि अटैक करने के लिए आपको क्या चाहिए, सेना चाहिए। और सेना क्यों चाहिए, तो ध्यान रखिएगा एक विजेता बनने के लिए और साम्राज्यवादी जो एक उत्साह होता है, जब साम्राज्यवादी का मतलब अधिक से अधिक क्षेत्र का विस्तार कर लेना कि मैं ये एरिया मेरा है, वो एरिया मेरा है, और इस तरीके से जो है ना एक साम्राज्यवादी विस्तार होता है। ठीक है, तो यहां पर जितने भी आक्रमण होंगे याद रखिएगा सब साम्राज्यवादी विस्तार वाले हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इसने जो है ईरान को जीता और उसे ईरान को जो है अपने क्षेत्र मिलाया और इस तरीके से शुरुआती समय में जो है भारत का जो ईरान क्षेत्र था, ठीक है, अगर आप ये भारत के मैप को देखेंगे, ठीक है, यहां पर देखिए, अगर यहां से आप इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ये जो ईरान है देखिए यहां से ये वाला जो हिस्सा है ना, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है, ये पूरा भारत का हिस्सा हुआ करता था। याद रखिएगा ये पूरा का पूरा हिस्सा भारत के हिस्से में आता है। ये कुछ ऐसा था भारत पहले। ठीक है, तो ईरान का ये वाला हिस्सा चला गया। अभी तक क्या हो रहा था कि ईरान जो है ना, ईरान का जो हिस्सा था याद रखिएगा ये भारत के क्षेत्र में आता था। ठीक है, कंप्लीट, क्योंकि गंधार, कंबोज, इनका विस्तार काफी ज्यादा है। याद रखिएगा ये पूरा पूरा इस तरीके से विस्तृत क्षेत्र है, गंधार और कंबोज। ठीक है, महाजनपद में उसी के साथ जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी आपने पढ़ा, उसी के आधार पर ये अफगानिस्तान वाला एरिया भी भारत के हिस्से में आता था। याद रखिएगा यानी भारत का क्षेत्रफल काफी बड़ा हुआ करता था, लेकिन महाजनपद काल के राजाओं की कमियों या कुछ कमजोरी के कारण जो है भारत का यह क्षेत्र धीरे धीरे जो है विदेशी आक्रमण के साथ उन्हीं के पास चलता चला गया। ठीक है, और अंततः आज भी आप स्थिति देख सकते हैं कि आज की स्थिति में पाकिस्तान कहीं और है, ठीक है, ईरान कहीं और है, अफगानिस्तान कहीं और है। इसके कारण मुख्य देश के तौर पर वो डेवलप हो गए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा, तो ये बात जरूर याद रखिएगा कि भारत में सफल आक्रमण जो है डेरियस प्रथम ने किया था, दारा प्रथम ने किया था। ठीक है, और ईरान को जीतकर इसने 20वां अपना प्रांत बनाया। ठीक है, अब इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है उसको समझिएगा। ठीक है, ठीक है, जब इसने जो है इसने जो है जब गंधार को जीता, याद रखिएगा, अच्छा हमने यहां पर एक पॉइंट नहीं लिखा है, ईरान के क्षेत्र को जीतकर, अच्छा ईरान के क्षेत्र को, ईरान के क्षेत्र में, ठीक है, ईरान के, इसको ऐसा लिख लीजिएगा, ईरान के क्षेत्र में गांधार को जीतकर 20वां प्रांत बनाया। ठीक है, ऐसा लिखिएगा, क्योंकि ये जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, ईरान का जो क्षेत्र है ईरानियन डेरियस के पास, तो ईरान के क्षेत्र में जो है गंधार को जीतकर जो है अपना 20वां प्रांत बनाया। और इस क्षेत्र से जो है याद रखिएगा काफी मात्रा में, यानी इसका जो परिणाम है बड़े मात्रा में धन प्राप्त किया
ठीक है, बड़े मात्रा में धन प्राप्त किया। तो यहां पर समझिएगा कि बड़े मात्रा में धन प्राप्त करने का मतलब यहां पर लगभग उस समय का जो एक मेजरमेंट यूनिट था, याद रखिएगा, ठीक है, 360 टैलेंट, ठीक है, 360 टैलेंट जो स्वर्ण मुद्रा है, गोल्ड कॉइन, ठीक है, याद रखिएगा, ये प्राप्त किया था इसने, याद रखिएगा। और इसकी जानकारी जो है एक अभिलेख से प्राप्त होती है जिसे बहिस्तान अभिलेख कहते हैं, ठीक है। बहिस्तान अभिलेख से जो है इसकी जानकारी प्राप्त होती है, याद रखिएगा। तो एक बड़े मात्रा में जो है, अच्छा, ये जो टैलेंट शब्द है, याद रखिएगा, ये एक मेजरमेंट यूनिट कह सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो 360 टैलेंट का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर डेरियस को अगर 100 मुद्रा प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो इसका एक तिहाई 1/3 यानी कि 33 मुद्रा जो है इस क्षेत्र से मिलता था, पूरे क्षेत्र को मिलाकर, ठीक है। यानी पूरे राज्य को शामिल जब किया, इसको इसमें जब शामिल कर लिया, तो इसको जितनी कमाई होती थी उसका एक तिहाई हिस्सा यहीं से मिलता था केवल, इतना पैसा था इस क्षेत्र में, याद रखिएगा। तो गंधार क्षेत्र आपको पता होगा, महाभारत की गंधारी, ठीक है, कंबोज का एरिया, याद रखिए, गंधार कंबोज जो एरिया है, याद रखिएगा, यह क्षेत्र चला गया था किसके पास? ईरानियन के पास, याद रखिएगा। और इस तरीके से दारा प्रथम जो है ना, इसकी शुरुआत होती है भारत के क्षेत्र को जीतने की पहली शुरुआत मानी जाती है, और ये 516 बीसी के समय इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट दारा के इस आक्रमण से जो है ना दो घटनाएं घटती हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, देखिएगा। तो इसका प्रभाव क्या होता है, ठीक है। तो दारा प्रथम या डेरियस प्रथम ने जो है इस क्षेत्र को जीता। इस क्षेत्र को जीतने के बाद याद रखिएगा, इसका प्रभाव या इफेक्ट जो है भारत में क्या पड़ता है, याद रखिएगा, दारा प्रथम के आक्रमण का प्रभाव, ठीक है। तो दारा प्रथम के आक्रमण का प्रभाव, याद रखिएगा, कला और संस्कृति में सबसे पहला जो प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा, कला व संस्कृति में, ठीक है। कला और संस्कृति का प्रभाव कहने का मतलब है आर्ट एंड कल्चर हमारे यहाँ क्या डेवलप होता है, उनके आने से, ईरानियन के आने से हमारे यहाँ क्या बदल गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, दो लिपि, ठीक है, तो जो स्क्रिप्ट होता है, याद रखिएगा, जो लिपि होती है, ठीक है, उस लिपि में दो प्रकार की लिपि डेवलप हुई थी। एक होता है आपका खरोष्ठी और दूसरा होता है अरामाइक। ये दो प्रकार की लिपियों का शुरुआत होता है, याद रखिएगा, भारत के क्षेत्र में दो प्रकार की लिपियों जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि मौर्य शासन में, ठीक है, मौर्य शासन में इन दोनों, क्योंकि आप देखेंगे जब अशोक ने क्या किया था, अशोक ने काफी अभिलेख बनाए थे, अभिलेख करवाया था, ठीक है। तो उसने क्या किया था, अरामाइक और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया था, ठीक है। तो भारत में पहला राजा जिसने अभिलेख के तौर पर जो है अपने प्रशासन को विस्तृत किया था, अभिलेख में लिखवाने का काम किया, तो वो अशोक था। तो मौर्य काल में जिसने लिपि का प्रयोग करते हुए जो है अभिलेखों का प्रयोग किया या अभिलेख बनवाए, अशोक था। तो उसने क्या किया था, अरामाइक और खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया था। तो अरामाइक और खरोष्ठी लिपि की जो देन है वो किसकी देन है, ईरानियों की देन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो भारत में कला संस्कृति में पहला, सबसे पहला चीज क्या होता है, लिपियों का प्रयोग। और लिपि जो है आए हुए है कहां से, आपके ईरानी से, ठीक है, ईरान से, याद रखिएगा, ईरान का प्रभाव, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, इसके अलावा जो है दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज याद रखिएगा, मौर्य काल में कला का प्रभाव, ठीक है। मौर्य काल में जो कला का प्रभाव हुआ है, याद रखिएगा, तो मौर्य काल में जो कला का विकास हुआ है, ठीक है, तो वो आप याद रखेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा, कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का भवन, ठीक है, जो पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का भवन है, याद रखिएगा, ठीक है, जिसका निर्माण जो है पूरी तरीके से ईरानियों के आधार पर किया गया है, याद रखिएगा। और यही एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, याद रखिएगा, ठीक है। आपको याद करा दूं, एक बार एग्जाम में पीएससी पूछा गया था कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का भवन जो है किससे निर्मित है,
ठीक है, किस वस्तु से निर्मित है? तो याद रखिएगा लकड़ियों से निर्मित है, पूरी तरीके से लकड़ी से बना हुआ यह भवन है। ठीक है, ये राजभवन जो है ये लकड़ी या काष्ठ से बना हुआ है, याद रखिएगा काष्ठ से निर्मित है। ये एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ याद रखिएगा अशोक स्तंभ ईरानियों से प्रेरित है। अशोक स्तंभ भी ईरानियों से प्रेरित है, याद रखिएगा। ठीक है, आज भारत के स्तर पर जो आप काफी बार सुनते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो अशोक द्वारा बनाया गया अशोक स्तंभ की कला जो है ना, ये ईरानी कला से प्रेरित है, याद रखिएगा। तो अशोक स्तंभ की जो कला है, ठीक है, वो ईरानियों से प्रेरित है। तो कला सब जरूर जोड़ दीजिएगा इसमें, कला। ठीक है, अशोक स्तंभ से जो बना है, जिस कला से बना हुआ है, ये ईरानियों से प्रेरित है, ईरानी कला से प्रेरित है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये दो तीन घटनाएं याद रखिएगा। इसके अलावा जो है कुछ बदलाव हुए भारत के क्षेत्र में। जैसा पहला जो बदलाव हुआ वो था आपका व्यापार। ठीक है, तो ईरान से सबसे पहला क्या हुआ, हमारा व्यापार संबंध स्थापित हुआ, याद रखिएगा। यानी भारत और ईरान के मध्य जो है इस समय से, ठीक है, व्यापार संबंध स्थापित किए गए। उसके अलावा जो है याद रखिएगा आर्थिक संबंध। ठीक है, यानी तो व्यापार के साथ साथ आर्थिक संबंध भी स्थापित हुए। ठीक है, कला का आदान प्रदान हुआ, याद रखिएगा। तो इस तरीके से जो है ये आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण था, याद रखिएगा। यानी आप इसे दो तरीके से देख सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव तरीके से। ठीक है, तो ईरान का क्षेत्र जो है हमारे क्षेत्र के लिए, यानी भारत के क्षेत्र के लिए सबसे पहले जो शुरुआत मानी जाती है इसके संबंध में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब देखिए इसी के साथ जो है ना आपको दो बातें याद रखना है, कुछ फैक्ट्स मैं आपको जो थोड़ा फैक्ट्स बता दूं आपको मैं। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला जो है इसके बाद दारा दूती आता है, जिसका समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं माना जाता। ठीक है, तो दारा दूती के समय देखिए डेरियस का जो समय था, डेरियस ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। ठीक है, याद रखिएगा। तो ईरान के क्षेत्र में जो है ना, ईरान के क्षेत्र में गंधार को मिलाकर उसने विश्व प्रांत बना लिया। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है डेरियस ने क्या किया, डेरियस के बाद जो है उसका दारा दूती आया या डेरियस दूती आया, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा था कि डेरियस प्रथम जो है अपने हक्कामनी वंश का जो है कौन से क्रम का शासक है, तो याद रखिए तीसरे क्रम का। क्योंकि साइरस द्वितीय जो है ना वो दूसरे नंबर पर, द्वितीय इसलिए द्वितीय नंबर बोल रहे हैं, तो दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पे आ गया डेरियस प्रथम। ठीक है, फिर डेरियस द्वितीय आएगा और डेरियस तृतीय आएगा। अंतिम शासक पूछा था, याद रखिएगा हक्कामनी वंश का अंतिम शासक कौन है, तो याद रखिएगा हक्कामनी वंश का अंतिम शासक। ठीक है, ये है आपका दारा तृतीय। ठीक है, तो दारा तृतीय के बारे में एक बात याद रखिएगा, दारा तृतीय जो था, ठीक है, इसके संबंध में याद रखिएगा कि इसके संबंध में 331 बीसी में, ठीक है, सिकंदर ने क्या किया था, आक्रमण किया ईरान के क्षेत्र में और ओरवेला का युद्ध हुआ, याद रखिएगा ओरवेला का युद्ध। ठीक है, ओरवेला का युद्ध याद रखिएगा। तो ओरवेला के युद्ध के होने के साथ ही जो है ना आपका दारा तृतीय जो है यहां पर हार जाता है, पराजित होता है। और यहीं से इसको भागना पड़ता है और इस तरीके से ईरान में ईरानियों की जो एक पहुंच थी, एक प्रकार की जो शासन था, वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो दारा तृतीय को याद रखिएगा, दारा तृतीय हक्कामनी वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। तो यहां से तीन चार क्वेश्चन बनते हैं और इसी को याद रखना है आपको। ठीक है, हक्कामनी वंश के राजाओं के बारे में याद रखिएगा, पहला सारस द्वितीय है, फिर दारा प्रथम है। दारा द्वितीय की जानकारी प्रॉपर नहीं मिलती क्योंकि इसके समय में इसका समय बहुत छोटा था और साथ ही साथ जो है इसने शासन व्यवस्था को जो है कहीं पर भी इसकी जानकारी नहीं मिलती। ठीक है, लेकिन दारा तृतीय की जानकारी मिलती, याद रखिएगा, क्योंकि इसने युद्ध लड़ा था ओरवेला का युद्ध। तो ये जरूर याद रखिएगा ओरवेला का युद्ध क्या है। ठीक है, इसके संबंध में। और एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अगर कभी अभिलेख पूछा जाए कि दारा प्रथम के तीन अभिलेख कौन कौन से हैं, तो दारा प्रथम के तीन अभिलेख थोड़े फैक्ट से याद रखिएगा, तथ्यों में याद रखिएगा। दारा प्रथम के
3 अभिलेख, ठीक है। तो दारा प्रथम के 3 अभिलेख याद रखिएगा। बेहिस्तून अभिलेख, बेहिस्तून अभिलेख, ठीक है। पर्सिपोलिस, पर्सिपोलिस अभिलेख, ठीक है। और एक है आपका नक्श ए रुस्तम, नक्श ए रुस्तम। ये 3 अभिलेख याद रखिएगा, दारा प्रथम के 3 अभिलेख हैं, ठीक है। तो इसको जनरली जो है थोड़ा सा याद रखिएगा, खासकर मेंस लिखने में आपको यहाँ पर ज्यादा फायदा मिलता है। अगर आप मेंस के टॉपिक पर इसको याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। भारत के प्रथम आक्रमण या भारत में प्रथम या प्रारंभिक विदेशी आक्रमण के संबंध में, ठीक है, 2 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा कि उस समय से जो है भारत में क्या परिवर्तन होता है। तो याद रखिएगा ये सब लिखने में आपके जो नंबर है वो मजबूत होते हैं, ठीक है। मेंस वाले टॉपिक पे ज्यादातर अच्छे समझ और अच्छा चीज विकसित करता है, याद रखिएगा, राइटिंग विकसित करता है इसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। ओरवेला का युद्ध आप बता सकते हैं, ओरवेला का युद्ध हुआ था, ठीक है। ओरवेला के युद्ध के बाद आपको बताता हूँ कि दारा तृतीय जो है ना, ये जब ईरान से चला जाता है तो इसके बाद फिर से ये क्या करता है, अपनी सेना इकट्ठा करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपको सिकंदर से लड़ना है तो एक बड़ी सेना की जरूरत होगी, और ये क्या करता है, फिर से एक दो जगह पे आक्रमण करता है और उसके बाद जाकर फिर से जो है अपनी सेना इकट्ठा करता है, ठीक है। और तब जाकर फिर से सिकंदर से लड़ता है, याद रखिएगा। और इस युद्ध का नाम है, जनरली एक युद्ध जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 333 अक्टूबर के 333 के आसपास जो है ना, हालांकि इसका डेट तो बहुत ज्यादा फिक्स नहीं याद रखिएगा, अक्टूबर नवंबर में कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा 333 में, जैसे ये देखिए ओरेवेला का युद्ध कब हुआ, 331 में हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है याद रखिएगा 333 के समय जो है ना, इसका एक युद्ध और होता है, ठीक है। और ये जो 333 का युद्ध है वो एक तरीके से इसके हारने के लिए बना था, याद रखिएगा। दारा तृतीय जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, ठीक है। इसे कहा जाता है ईसस का युद्ध, ईसस का युद्ध, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, 333 बीसी, ईसस का युद्ध। हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है, अगर आप याद नहीं रखना चाहते तो भी कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। ईसस का युद्ध जो है ये सिकंदर और दारा तृतीय के मध्य हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। गल्फ ऑफ ईसस के क्षेत्र में हुआ था इसलिए जो है, और सिकंदर ने जो है इसे हरा दिया था, याद रखिएगा। अनातोलिया क्षेत्र में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है, अनातोलिया। मेनली जो है याद रखिएगा, इसका ओरावेला का युद्ध जो है ना, यही क्लियर कर देता है कि भारत से जो है ये ईरान के क्षेत्र से दारा तृतीय जो है समाप्त हो गया, यानी ईरानिया समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो भारत से ईरान का जो अधिकार था ये समाप्त हो गया था, याद रखिएगा, डेसियस तृतीय के समय। या तो कई बार क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा, इनका नामकरण अच्छे से याद रखिएगा। दारा को किस किस नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा 2 नाम और है, ठीक है। पहला डेसियस हो गया, ठीक है, डेरेसियस हो गया, याद रखिएगा। और दूसरा है दराय बाहू, ठीक है, हिंदी में। क्योंकि क्या होता है, हमेशा एक नया वर्जन आप जरूर देखिएगा कि भारत में उसका नया वर्जन होता है, ठीक है। जब कोई शब्द आता है ना, जैसे कि अगर हम लोग बोले, जैसे साइरस को क्या कहते थे, तो साइरस का जो नाम था, याद रखिएगा, साइरस को कुरूप कहते थे, ठीक है। तो इसका नाम था कुरूप, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा डेरियस का जो नाम था, और दारा प्रथम को दराय बहू भी कहते थे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप याद रखेंगे इसको। गंधार के क्षेत्र को जीतकर ईरान में मिलाया था, याद रखिएगा इसने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा इसके बाद। तो ये पहला आक्रमण था, आपको याद रखना है। बस 4-5 क्वेश्चन है आपके दिमाग में, ये क्वेश्चन होना चाहिए। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है असफल आक्रमण हुआ था, हमारा जो आक्रमण किया गया था विदेशी आक्रमण, वो असफल था, ठीक है। हक्कामनी वंश याद रखिएगा, ईरानी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको युद्ध के पैटर्न को याद कर लेना है थोड़ा सा, ठीक है। ओरावेला का युद्ध जो है ना, जब तक विश्व का इतिहास जब पढ़ेंगे तब वहां पर पूछा जाता है ओरावेला का युद्ध, क्योंकि भारत के संबंध वो युद्ध नहीं हुआ था, ईरानियों का और सिकंदर के मध्य हुआ था, यूनानी का हुआ था, याद रखिएगा। इसलिए जो है उससे ज्यादा संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा था, ठीक है, क्योंकि भारत के इतिहास के अंतर्गत ये युद्ध नहीं आता, ठीक है। तो भारत के इतिहास में देखिए अब यहां से ना कुछ बदलाव आते हैं, याद रखिएगा। उसी बदलाव में जो है ना आपको याद रखना है कि सबसे पहला साइरस द्वितीय ने इस युद्ध की शुरुआत की थी, और उसने जो है असफल आक्रमण किया, और उसके बाद पुत्र आया दारा प्रथम, और उसने जो है गंधार क्षेत्र को जीता और ईरान में शामिल कर लिया, ठीक है। तो जब हम लोग इस मैप को देखते हैं, इस क्षेत्र को, तो ये देखिएगा, ये पारसियों का क्षेत्र है, ईरानी क्षेत्र है, ठीक है। और यहीं से शामिल होता है, याद रखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है,
यहां से ये एंट्री होती है और एंट्री के साथ जो है ना ये गंधार और कंबोज वाला हिस्सा जो है यहाँ पर मेनली हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा है और ये चला जाता है किसके पास, पारसियों के पास या ईरानियों के पास। यही आपको याद रखना है मेनली फर्स्ट टाइम, ठीक है। चलिए दूसरा देखिएगा, दूसरा आक्रमण जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है क्योंकि इसके बाद जो है भारत की कुछ बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो जाती है और वो है आपका यूनानी आक्रमण, ठीक है। तो इसके बारे में समझने के लिए पहले हमको कुछ फैक्ट्स को जानना होगा। चलिए देखते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो दारा प्रथम ने कब आक्रमण किया था, तो 516 बीसी के समय, एंट्री याद रख लीजिएगा उसका, ठीक है। और साइरस द्वितीय का समय याद रखेंगे तो 558 का समय है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा दूसरा विदेशी आक्रमण जो कि यूनानी आक्रमण था, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा इसी संबंध में यहां पर थोड़ा सा चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा ये जो है ना बल्गारिया, रोम, ठीक है। तो यही जो क्षेत्र याद रखिएगा, ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, तो ये जो हिस्सा है इसे हम उत्तरी मैसेडोनिया कहते हैं। उत्तरी मैसेडोनिया, ठीक है। अब अभी वर्तमान में याद रखिएगा 2018 के समय जो है ना ये नाम पड़ा है उत्तरी मैसेडोनिया, वरना पहले पहले जो हुआ करता था 1951 सॉरी 91, ठीक है। तो अगर हम इस क्षेत्र को याद करने की कोशिश करें तो देखिएगा ये जो है ना आपका ये मिडिल ईस्ट है, ये वाला हिस्सा मिडिल ईस्ट है और ये जो वाला हिस्सा याद रखिएगा दक्षिणी यूरोप है, यूरोप का हिस्सा, यूरोप का हिस्सा साउथ यूरोप, ठीक है। तो साउथ यूरोपीय जो कंट्री याद रखिएगा, इसी में जो ये वाला हिस्सा याद रखिएगा, यहां पर ग्रीक, ठीक है। तो ग्रीक जो देश था याद रखिए, ग्रीक जो आपने सुना भी होगा, ग्रीस, ग्रीक का नाम सुना होगा आपने, है ना। रोम का नाम सुना होगा, रोमन कंट्री सुना होगा आपने, है ना। तो उसमें याद रखिएगा ये जो ग्रीस है ना, ये दिख रहा है आपको ग्रीस, ये वाला ग्रीक कहते हैं, ग्रीस कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो क्षेत्र याद रखिएगा उसी के उत्तर में, यहां पर उत्तर के क्षेत्र में एक क्षेत्र हुआ करता था, याद रखिएगा, इसका नाम था मकदुनिया, ठीक है। तो ग्रीक के जो उत्तर वाला जो पोर्शन याद रखिएगा वहीं पर क्षेत्र था आपका, और यह एक जो है एक साम्राज्य के तौर पर क्षेत्र था, याद रखिएगा, मकदुनिया, ठीक है। अब इस मकदुनिया के बारे में दो बातें करेंगे। पहले तो समझिएगा कि ये जो है ना युगोस्लाविया का हिस्सा हुआ करता था पहले, यानी इसको साथ ही साथ जो है पूरा एक कंट्री बोला जाता था। और युगोस्लाविया जो है 1991 में जब इसके टुकड़े हुए तब जाकर मकदुनिया जो है ना अलग से एक देश बन गया, ठीक है। तो ग्रीस वाले ने बोला, ग्रीस ने बोला कि हमारे हमारे यहाँ तो खुद ही एक प्रांत है मकदुनिया में, ये बनने नहीं दूंगा, यानी मेरे यहाँ के प्रांत का नाम अपने देश का नाम नहीं रख सकते आप, ठीक है। तो इसने अपने नाम को क्या कर दिया, उत्तरी मैसेडोनिया कह दिया। तो अब ये अपने नाम को उत्तरी मैसेडोनिया के नाम से जानता है, याद रखिएगा। तो पहले इसका नाम क्या था, मकदुनिया, ठीक है। तो मकदुनिया जो क्षेत्र याद रखिएगा, ये जो मकदुनिया है यहीं का शासक हुआ करता था फिलिप, नाम याद रखिएगा, फिलिप का, ठीक है। तो यहाँ का एक शासक हुआ करता था फिलिप, और ये जो है याद रखिएगा 359 बीसी में मकदुनिया का शासक बना था, ठीक है। यानी यूनान क्षेत्र के लिए अगर आप इसको कहेंगे तो ये पूरा का पूरा यूनान क्षेत्र है, ठीक है। तो यूनान क्षेत्र में याद रखिएगा मकदुनिया क्षेत्र है, और मकदुनिया क्षेत्र के अंतर्गत एक शासक बना नया व्यक्ति, उसका नाम था फिलिप, ठीक है। अब फिलिप जो है, देखिए इस क्षेत्र की मैं एक बहुत बड़ी खास बात बताता हूं आपको मैं, अगर यहां पर जो है ना कोई किसी का नहीं है, मतलब इन क्षेत्रों में जो है हर किसी को राजा बनने या सम्राज्ञी बनने का होड़ बना हुआ है, हर कोई किंग बनना चाहता है, किसी न किसी को मारकर जो है किंग बनने की। और सामान्य तौर पर आपको बता रहा हूँ, यहाँ के जो लोग है ना, कोई भी 7 साल 12 साल या 15 साल से ज्यादा शासक नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो बुढ़ा होता था, कोई मंत्री, कोई उसका बेटा या कोई उसको उसको मारकर राजा बन जाता था, ठीक है। तो ऐसे में जो है फिलिप जब शासक बना, याद रखिएगा, इस क्षेत्र का, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि 3-4 घटनाएं जो घटती हैं, याद रखिएगा, या तो जनता आपसे बहुत खुश है, आपको उठाकर राजा बना देगी, ठीक है, उस राजा को, पुराने राजा को हटा देगी। तो उनके साथ क्या होता है कि लगातार ऐसी स्थिति जो है यहाँ पर बनी होती थी। यूनान देश में लगातार ऐसे बगावत या घटनाएं घटती रहती थी कि अपने पिता को मारकर या फिर किसी व्यक्ति को मारकर राजा बनने की कहानी बहुत बार सुनने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो फिलिप जब शासक बना, याद रखिएगा, और शासक बनने के बाद जो है ना इसका एक पुत्र था जिसका नाम था सिकंदर, ठीक है। तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप है, याद रखिएगा, ठीक है। अब फिलिप की हत्या हो जाती है 13 साल के बाद, याद रखिएगा, ठीक है। यानी इसी क्रम पर जो है सिकंदर जो है काफी छोटा है, याद रखिएगा, ठीक है।
तो लगभग याद रखिएगा कुछ समय के बाद जो है, ठीक है, इसको हम फैक्ट कर लेते हैं, देखिएगा। यूनानी आक्रमण। तो सबसे पहले याद रखिएगा, यूनान क्षेत्र के मकदूनिया का शासक फिलिप 359 बीसी में ये बना था, याद रखिएगा, ठीक है। 329 बीसी में फिलिप की हत्या कर दी गई, ठीक है। 329 बीसी में यानी 329 बीसी में जो है फिलिप की हत्या हो गई, याद रखिएगा। और हत्या होने के साथ ही याद रखिएगा, अब सिकंदर जो है, ठीक है, उस समय केवल 20 वर्ष का था और मकदूनिया का शासक बना, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, यूनान के क्षेत्र में मकदूनिया क्षेत्र जो था, याद रखिएगा, वहां का शासक था फिलिप। और 359 में जो है ये शासक बना और 329 बीसी में जो है इसकी मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई। और 20 साल के एक उम्र में जो है उसका पुत्र सिकंदर जो है शासक बना। और ये जो है याद रखिएगा काफी ज्यादा साम्राज्यवादी था। साम्राज्यवादी कहने का मतलब है कि ये सपना देखता था, किस प्रकार का सपना, कि पूरे विश्व में एक ही प्रकार का कल्चर हो, एक ही प्रकार की कला, आर्ट, ठीक है, लैंग्वेज, सब कुछ एक ही प्रकार का हो। ऐसे साम्राज्यवादी सपना देखता था कौन? सिकंदर, याद रखिएगा। तो सिकंदर के ऐसे सपने को वो देखता भी था और पूरे करने की चाह भी रखता था कि किसी तरीके से जो है मैं पूरे को सबको एक छत्रप में ले आऊं, ठीक है, यानी पूरा का पूरा एक विश्व जो है सभी एक ही आधार पर चलने लग जाए और ये जो वैरायटी है वो खत्म हो जाए, आर्ट एंड कल्चर खत्म हो जाए, ठीक है। अब सब कोई जो है एक ही प्रकार के नियमों का पालन करे, एक ही प्रकार से जीवन को जिए, लाइफ स्टाइल उनका ऐसा हो। तो ऐसे में जो है यह साम्राज्यवादी विस्तार का एक भावना रखता था, याद रखिएगा, साम्राज्यवादी विस्तार करने का स्वप्न, ठीक है। तो सिकंदर की जो स्थिति थी, याद रखिएगा, क्योंकि आगे चलकर ना आपको सिकंदर के बारे में और बाकी मौर्य काल से संबंधित कुछ घटनाओं के बारे में याद रखना है। तो ध्यान रखिएगा, यहां से आपका उसका बेस आप अगर अच्छे से कर लेते हैं, आगे जाके कहानी आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यूनान क्षेत्र में एक मकदूनिया क्षेत्र है और उसका शासक कौन बना? फिलिप बना, ठीक है। फिलिप के पुत्र का नाम क्या था? सिकंदर, याद रखिएगा। और 329 बीसी के समय जो है फिलिप की हत्या हो जाती है, जिसके कारण एक छोटी उम्र में जो है सिकंदर को शासक बनना पड़ता है, याद रखिएगा। और जो सिकंदर है, याद रखिएगा, इसके गुरु कौन है? अरस्तु, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है सिकंदर के गुरु का नाम क्या है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग से याद रख लीजिएगा, सिकंदर के गुरु अरस्तु, ठीक है। अब इसी के साथ देखिएगा, जब अरस्तु जो है इसके साथ है तो इसके दिमाग में भी बहुत कुछ ऐसे कायम होंगे, है ना। तो इसलिए याद रखिएगा, यहां से जो है ना भारत के इतिहास की जो शुरुआत हुई है या भारत का जो इतिहास हुआ है, अगर आप इसको ऐसा कहें कि भारत के इतिहास को किसने लिखा या आज हमारे इतिहास को कौन बताता है, तो ध्यान रखिएगा यूनान बताता है। यानी भारत के जब यूनान की एंट्री होती है भारत में और वहीं से भारत की तिथियों का समावेश बनता है। यानी इससे पहले भारत में जो है इतिहास को लिखने के तरीके नहीं पता थे, यानी इतिहास में हमारे पास क्या नहीं था? तिथि का क्रम नहीं था, ये ध्यान रखिएगा। हम तिथि के अनुसार जो है ना अपने इतिहास को नहीं लिख पा रहे थे, हमारे पास समायोजित या सीक्वेंस करने का क्रम नहीं था। हमारे पास इतिहास तो था लेकिन उसे लिखने का तरीका नहीं था। और उसी आधार पर जो यूनान के आने के बाद जो है भारत के इतिहास को लिखने और उसे क्रमिक करने या सीक्वेंस करने का आधार मिला है, ठीक है। तो यूनानियों के द्वारा ही ये आधार मिला है, याद रखिएगा, तिथियों के क्रम का आधार, ठीक है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। और एक कारण और भी याद रखिएगा कि जो मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो हमारे एनसीईआरटी है, ठीक है। साथ ही साथ जो है हमारे भारत सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले जो कॉन्सेप्ट है उसके द्वारा है। लेकिन इसमें फिलॉसफी भी बहुत मैटर करता है, याद रखिएगा, इतिहास में। क्योंकि जब अब कुछ घटना घटेगी तो आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आएंगे इससे, ठीक है, कि सिकंदर जो है उसने पोरस को क्यों छोड़ दिया था,
ठीक है, आगे जब आप हाइडे स्पीड का युद्ध पढ़ेंगे, ऐसे बहुत सारे चीजें पढ़ेंगे कि क्या कारण था कि सिकंदर को महान कहा जाता है और क्या कारण था कि सिकंदर को हम अपनी तरफ से कैसे देख सकते हैं उसको और यूनान उसको कैसे देखता है, दोनों की तरफ से। क्योंकि क्या कारण होता है समझिए कि जब किसी इतिहास को लिखा जाता है तो वो किसी देश में, जैसे मान लीजिए आज आप ये बात देख पा रहे होंगे कि भारत में जो है ना एक पंजाब का एक क्षेत्र है जो खालिस्तान के तौर पर लड़ रहा है, सुने होंगे इसके बारे में, ठीक है। तो जैसे ही आप पंतु के बारे में सुनते हैं, निज्जर के बारे में सुनते हैं, तो वो एक खालिस्तान जो कॉन्सेप्ट है, उनका कहना है कि ये जो क्षेत्र था, ठीक है, आजादी के समय जिसे भारत अलग होना चाहता था या भारत से अलग होना चाहता था, लेकिन आने वाले समय में इसे बोला गया था कि अलग होने के लिए टाइम दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आज वो लड़ रहे हैं खालिस्तान के लिए भारत से, है ना। तो उसी प्रकार हम अगर अपनी तरफ से देखें तो आपको क्या बोलेंगे कि भारत में बगावत कर रहा है। लेकिन अगर वही चीज अगर आप खालिस्तान की तरफ होते तो आप क्या देखते उसको। उसी प्रकार इतिहास जो है ना इसी प्रकार से देखा जाता है। इतिहास को जब आप इस इतिहास को चारों दिशाओं से देखते हैं यानी अलग अलग क्षेत्रों से देखते हैं तो ये अलग प्रकार से दिख सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी जो बोल रहा है उसके हिसाब से चलना है, लेकिन आपकी सोच समझ इस लेवल पे होनी चाहिए कि आप उसके विस्तार को समझ पाए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूनानियों ने अपने इतिहास को हमारे पास दिया है, यानी जो इतिहास भारत का इतिहास है वो यूनानियों के द्वारा बताया गया इतिहास है। और इसके कारण जो है, क्योंकि जब आप मेगास्थनीज की बात करते हैं, ठीक है, निरियाकस की बात करते हैं, अरिस्टिबुलस की बात करते हैं, तो ये सभी क्या है, यूनानी लोग थे और इन्होंने इतिहास के पुस्तक लिखी और वो हम आज पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी पुस्तक से हम लिए हुए इतिहास को आज आगे पढ़ रहे हैं। तो वो अपने हीरो को हीरो बताएंगे या विलन बताएंगे? हीरो बताएंगे, इसलिए जो है ना उधर से हीरो दिखेंगे वो, ठीक है, लेकिन हमारी तरफ से वो विलन बन सकता है, याद रखिएगा। इसलिए जो है एनसीईआरटी जो है वो तो है ही, लेकिन आपको सोचने समझने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए कि वो किस तरीके से ऐसा हो सकता है। ठीक है, चलिए तो देखिएगा तो देखिएगा यूनानी आक्रमण में, ठीक है, सबसे पहला जो आक्रमण किया गया था, याद रखिएगा, वो सिकंदर के द्वारा किया गया था। और सिकंदर क्या था? साम्राज्यवादी विस्तार स्वप्न रखने वाला व्यक्ति था और इसने प्लान किया था कि पूरा जो विश्व है वो एक कल्चर में बंध जाए और एक ही प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर निवास करने लगे, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। ठीक है, और इसके गुरु का नाम था अरस्तु। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो ये भारत की तरफ प्रवेश करता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिएगा तो देखिएगा इसने क्या किया था। अब इसकी कहानी को थोड़ा एक एक करके धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। तो सिकंदर की जो एंट्री हुई है, सिकंदर का भारत में आक्रमण, तो देखिएगा जब सिकंदर ने भारत में आक्रमण किया था तो इसका क्षेत्र क्या था। तो भारत में फिर से वापस मैं बोलूंगा कि इन क्षेत्रों को थोड़ा सा याद रखिएगा कि भारत के तो इस क्षेत्र को थोड़ा सा देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र है, ये गंधार क्षेत्र जो कि किसने जीत लिया था? सिकंदर ने 331 में। ठीक है, तो अब समझिएगा कि 329 में 329 बीसी में सिकंदर शासक बना और भारत की ओर ही सीधे प्रस्थान कर गया, यानी भारत की तरफ आ गया। ठीक है, और दारा तृतीय को हराया, याद रखिएगा। और दारा तृतीय को हराने के बाद जो है पहले गंधार का क्षेत्र ले लिया, यानी यहीं से उसकी शुरुआत होती है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसकी एंट्री जो है, सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। तो भारत में आक्रमण के क्रम पर सबसे पहला जो है ना, इसने क्या किया था? गंधार कंबोज से होते हुए, ठीक है, कंबोज, तो देखिए कंबोज क्षेत्र से होते हुए जब सबसे पहले आता है, याद रखिएगा। तो कई बार पूछा था क्वेश्चन कि इसकी एंट्री भारत में कहां से हुई थी। ठीक है, यानी भारत में इसने प्रवेश कहां से किया था? तो भारत में प्रवेश हिंदू कुश पर्वत से होते हुए, ठीक है। तो पहली एंट्री जो होती है, याद रखिएगा, भारत में प्रवेश हिंदू कुश पर्वत से होते हुए इसकी पहली एंट्री होती है। और भारत में जब ये प्रवेश करता है, ठीक है, यानी भारत का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में प्रवेश करते हुए जो है इसने सबसे बड़ा जो काम किया था, याद रखिएगा, ठीक है, कि छोटे छोटे राज्यों को जीतते चला गया। शुरुआती समय में ही छोटे छोटे राज्यों को जीतता चला गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है
अफगानिस्तान को जीतने के बाद जो है काबुल से होते हुए याद रखिएगा हिंदू कुश पर्वत को पार किया। तो ये जो काबुल वाला क्षेत्र याद रखिए, गंधार, इधर जो आपका अफगानिस्तान वाला जो काबुल क्षेत्र है याद रखिएगा, ठीक है, इससे होते हुए याद रखिएगा ये हिंदू कुश पर्वत है, ये वाला हिस्सा जो है आपका हिंदू कुश पर्वत कहलाता है, इसे हम हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। और यहीं से देखिए इस तरफ से एंट्री करते हुए यहां से, और ये जो क्षेत्र याद रखिएगा यहां पर गंधार का क्षेत्र है, और गंधार के क्षेत्र में यहां पर एक राजा था जिसका नाम पहले क्षेत्र में याद रखिएगा, इसका क्षेत्र है आपका तक्षशिला, ठीक है, यह जो क्षेत्र है इसे तक्षशिला कहा जाता है, और तक्षशिला के राजा का नाम था आंभी, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा आंभी, ठीक है। तो अब आंभी के लिए जो है इसने क्या किया, तक्षशिला पर आक्रमण करने का प्लान बनाया। तो भारत प्रवेश करने के लिए हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए याद रखिएगा तक्षशिला पर आक्रमण करने का प्लान बनाया, और यहाँ के शासक का नाम आपको पता चल गया है, शासक तो कौन था, आंभी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा कि भारत प्रवेश करते हुए सबसे पहले जो है इसने किस राजा को हराने का प्रयास किया था, आंभी को, ठीक है। लेकिन आंभी जो है ना इसने लड़ाई नहीं किया, ठीक है। सिकंदर की स्थिति, चूंकि सिकंदर ने क्या किया था, छोटे छोटे राज्यों को जीता चला गया, सेना को इकट्ठा किया, काफी बड़ी सेना इसने रख ली थी, है ना। तो उसी के आधार पर याद रखिएगा कि जब ये छोटे छोटे राज्यों को जीता चला गया तो उससे पहले ही मैसेज आंभी के पास पहुंच चुका था कि इधर ही सिकंदर आ रहा है, ठीक है। तो अब इसने अपने बचने के प्लान में क्या किया, इसने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। तो सरेंडर करने का काम जिसने किया था याद रखिएगा, पूछा जाता है कि सिकंदर के सामने आने वाला पहला सरेंडर करने वाला राजा कौन है, तो नाम याद रखिएगा आंभी, ठीक है। तो इसने क्या किया था, युद्ध नहीं किया, ठीक है, आंभी ने, और बल्कि सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया, और इस बेस पर याद रखिएगा कि आगे चलकर मैं भारतीय राजाओं के विरुद्ध आपका सहायता करूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा भारतीय राजाओं के विरुद्ध ठीक है, तो भारतीय राजाओं के विरुद्ध जो है सहायता करने का वादा भी किया, और इस तरीके से आंभी बच गया, याद रखिएगा सिकंदर ने इसे नहीं मारा, ऐसा यूनान के इतिहास में बताया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पहला क्रम याद रखिएगा जहां पर तक्षशिला के आंभी के नेतृत्व में जो है ना इस प्रकार से जो है याद रखिएगा सिकंदर से जा मिला, और आत्मसमर्पण करते हुए जो है ना आंभी ने वचन दिया कि भारतीय राज क्षेत्र में जो है मैं आपका सहयोग करूंगा, आगे जाकर मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो सिकंदर ने इसे छोड़ दिया, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके साथ ही देखिएगा तो ये आपका तक्षशिला का क्षेत्र हो गया। अब एंट्री करेंगे तो यहां पर जो दूसरा क्षेत्र आता है याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र है ये आपका पंजाब क्षेत्र है, ठीक है, इसे पंजाब कहेंगे। अब पंजाब का जो राजा है याद रखिएगा इसका नाम है पोरस, ठीक है, ये पोरस से याद रखिएगा, और ये बहुत महत्वपूर्ण राजा है, याद रखिएगा। इसको मैं दो तरीके से देखना आपको सिखाऊंगा, पहला यूनान की तरफ से देखिएगा और दूसरा मेरी तरफ से देखिएगा, यानी भारत की तरफ से देखिएगा, ठीक है। दोनों तरफ से देखिएगा और आपकी समझ आपको जरूर बताएगी, क्योंकि इतने समय तक पढ़ते हुए जो है ना आप इतिहास को इस तरीके से समझ जाएंगे कि भारत का इतिहास ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको इस तरीके से देखना चाहें कि यूनान आया हमारे पास, ठीक है, यानी सिकंदर आया और पोरस से लड़ा, और लड़ने के बाद जो है पोरस को, जबकि सिकंदर ने इससे पहले किसी को नहीं छोड़ा, याद रखिएगा। युद्ध में सिकंदर की जो स्थिति है ना, इससे पहले इसका इतिहास अगर आप देखेंगे तो सिकंदर ने जिसको भी हराया है उसे मार दिया है, ठीक है। तो सिकंदर की जो स्थिति है वो ऐसी है कि आप लगातार युद्ध करते जा रहे हैं, लगातार छोटे छोटे राज्यों को हराते जा रहे हैं, और राजाओं को मारकर उनके सैनिकों को शामिल कर लेते थे, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में याद रखिएगा पोरस को उसने हराया था, ऐसा यूनान के इतिहास में बताया गया, यानी कि भारत के इस इतिहास में बताया गया कि पोरस को उसने हरा दिया, हाइड स्पीड के युद्ध में जो है उसे हरा दिया था पोरस को, ठीक है। और पोरस को हराने के बाद ये बात लिखी गई है कि पोरस को उसके बहादुरी के कारण छोड़ दिया गया, कि उसको वो बहुत बहादुर दिखा कि ये बहुत बहादुर है, इस कारण उसे छोड़ दिया। और इसके बाद सोचिए सिकंदर यहां से वापस भी चला गया, भारत में एंट्री नहीं किया गया। ये दोनों चीजें आपस में मैच ही नहीं करती है। मान लीजिए अगर उसने उसको हराया था तो आगे बढ़ने में से क्या दिक्कत था, सोच के देखिएगा कि अगर सिकंदर ने पोरस को हराया तो जैसे आंबी को हराकर आगे बढ़ा, तो उसी प्रकार नेक्स्ट स्टॉप भी बनाएगा, वो आगे अगले राजा को हराएगा। लेकिन इससे इतिहास में लिखा मिलता है कि घनानंद के डर से, ठीक है, सैनिक बहुत डर गए थे और एंट्री नहीं, आगे नहीं बढ़े, और आगे नहीं बढ़ने के बाद जो है वापस लौट गए, और यहीं पर फिर रास्ते में जो है सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इतिहास जो है ना
अटपटा लगता है, जहां पर हमारी सोच जो है ना वहां तक पहुंच नहीं पाती है, या फिर हम उसको सोचते हैं कि इस तरीके के इतिहास को कैसे किया जा सकता है जब सिकंदर के साथ पीछे महान जोड़ते हैं, सिकंदर महान, ठीक है। तो ये अलग बात है याद रखिएगा, लेकिन अब चूंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है, थोड़ा सा इस बात को सच्चाई पर भी जोड़ के चलेंगे कि क्या क्या घटनाएं घटी थी जो कि हमारे किताबों में या इतिहासकारों के अनुसार बताया गया है, ठीक है। और बाकी आपके दिमाग में आ ही गया होगा कि पोरस की स्थिति के साथ जो है ना क्या हुआ था, क्या घटना घटी थी, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो तो यहां पर याद रखिएगा, इससे पहले मैंने आपको एक नदी के बारे में बताया था, याद रखिएगा, जहां पर वैदिक काल में एक युद्ध हुआ था, ठीक है। कौन सी नदी थी वो? रावी नदी, पुरुषणी नदी, ठीक है। तो याद रखिएगा यहां पर हुआ था दसराग युद्ध, ठीक है। अब दूसरा जो युद्ध हुआ था याद रखिएगा, तो यहीं पर पंजाब जो है ना, ये दो नदियों के मध्य संगम पर क्षेत्र पर स्थित, याद रखिएगा। और इस नदी का नाम है झेलम नदी, ठीक है। ये है आपका झेलम नदी, याद रखिएगा। तो झेलम नदी के तट पर एक युद्ध हुआ था, और इसे यूनान के द्वारा कहा जाता है हाइडे स्पीड का युद्ध। हाइडे स्पीड, आप कहेंगे झेलम नदी का युद्ध, या फिर आप कहेंगे पोरस का युद्ध, ठीक है। तो हाइडे स्पीड यूनान के द्वारा कहा गया है, और पोरस का युद्ध जो है भारतीय के द्वारा जो है कहा गया है पोरस का युद्ध या झेलम नदी का युद्ध, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो हाइडे स्पीड का जो युद्ध है, इसके संबंध में तो अगर कहा जाए कि भारत में सिकंदर का पहला सामना किस राजा से हुआ है, तो पोरस के साथ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आंभी ने क्या किया था, युद्ध नहीं लड़ा था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि सिकंदर के साथ जो है, ठीक है, सिकंदर का पहला आक्रमण जो है आंभी के साथ तो हुआ, परंतु आंभी ने जो है आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। और पंजाब जब जाकर पहुंचा, याद रखिएगा, तो यहीं पर चिनाब और झेलम नदी के मध्य, ठीक है, चिनाब और झेलम नदी के मध्य जो है दूसरा युद्ध होता है, जिसे हाइडे स्पीड का युद्ध कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इसे हम कहेंगे, ये एग्जाम में पूछा गया किस नदियों के मध्य हुआ था, तो याद रखिएगा, हालांकि ये जो नदी है, याद रखिएगा, झेलम नदी के तट पर हुआ था, झेलम नदी के तट पर इस युद्ध को कहा जाता है, याद रखिएगा। लेकिन जो पंजाब है, ये स्थित है आपके चिनाब और झेलम के मध्य, ठीक है। अब पंजाब के जो राजा थे, याद रखिएगा, पोरस तथा सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ, ठीक है। तो इसे हाइडे स्पीड का युद्ध कहा जाता है, ये जरूर याद रखिएगा। पोरस और सिकंदर के मध्य यह युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। हाइडे स्पीड का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। अब परिणाम हम देखते हैं, देखिएगा इस युद्ध में परिणाम क्या हुआ, रिजल्ट क्या आता है, याद रखिएगा। तो परिणाम में होता है कि पोरस की वीरता के कारण उसे उसके अधिकांश राज्यों वापस कर दिया गया, जबकि सिकंदर ने इससे पहले कुछ भी ऐसा नहीं किया, याद रखिएगा। लेकिन परिणाम जो है, हम चूंकि इतिहास के क्रम पर चीजों को चलने वाले हैं, तो ऐसा करके चलेंगे, याद रखिएगा कि परिणाम ये निकल के आता है कि पोरस की जो वीरता है उसके कारण जो है उसे उसके अधिकांश राज्यों के साथ वापस कर दिया गया, और उसके वीरता के कारण जो है उसे छोड़ दिया गया, ऐसा कहा जाता है हमारे इतिहास में, ठीक है। तो आपको भी ऐसा मान के चलना है, समझना है ऐसा ही ये कुछ हुआ था। लेकिन एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आपके दिमाग में आएंगी कि ऐसा होता तो सिकंदर आगे बढ़ता, सिकंदर आगे क्यों नहीं बढ़ा, ठीक है। तो फिर आपके पास प्रश्न आएगा कि सिकंदर आगे क्यों नहीं बढ़ा, तो यूनानियों ने जो है इसका भी एक प्रश्न दिया, ठीक है, कि सिकंदर जो है लगातार 3 सालों से जो है क्या कर रहा था, भारत में प्रवेश कर रहा था, यानी भारत के आगे जा रहा था। तो उसके साथ ही जो है ना सैनिक बहुत ज्यादा हार चुके थे, यानी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, बीमारी हो चुकी थी उनको, जिस कारण उनको अपने घर की याद आ रही थी, ऐसा कहा गया इतिहास में, ठीक है, कि सिकंदर के सैनिकों को अपने घर की याद आ रही थी, और घर की याद के साथ जो है ना सिकंदर हार जाता है वहां पर, अपने सैनिकों के सामने हार जाता है, कि अब वो भी वापस जाने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। तो जितने भी क्षेत्र को जीता था उसने, ठीक है, उसने अपने सेनापति को जो है भारत का यह क्षेत्र दे दिया और लौट गया वापस, ठीक है। और भारत में जो है 19 महीने तक वो रहा था, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में इसको नोट करके लिख लीजिएगा कि सिकंदर जो है भारत में कितने महीने रहा था, तो भारत में
सिकंदर 19 माह तक रहा। इसको अलग से याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आगे देखिएगा इसके बाद क्या होता है। इसके बाद की जो कहानी है उसमें हम तीन चीजों को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा कि उसने जो है सिकंदर के क्षेत्र सिकंदर जो है पोरस के सभी क्षेत्रों को वापस कर देता है, ठीक है। अब देखिएगा झेलम नदी से आगे, ठीक है, कहानी आगे बढ़ती है और झेलम नदी से आगे जो आपको नदी मिलती है, याद रखिएगा, व्यास नदी। व्यास नदी के तट पर, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सिकंदर कहां से वापस आया था, तो व्यास नदी से। सिकंदर कहां लड़ा था, झेलम नदी के तट पर। तो ये ध्यान रखिएगा। रावी नदी से एक क्वेश्चन आपने पहले ही याद रखा हुआ है दसरा के युद्ध के बारे में। झेलम नदी के लिए याद रखिएगा हाइडे स्पीड है, और व्यास नदी से जो है सिकंदर वापस लौटता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीनों क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए सिकंदर भारत से वापस किस नदी के किनारे से आया था, तो व्यास नदी के तट से वापस आ गया था, ठीक है। तो व्यास नदी के तट से जो है ये वापस लौटता है, याद रखिएगा। अब जब ये यहां पहुंचा, ठीक है, व्यास नदी के तट पर पहुंचा, तो सिकंदर के जो सैनिक है, याद रखिएगा, सिकंदर के सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। ठीक है, तो इसने क्या किया, आगे बढ़ने से मना कर दिया। अब आगे बढ़ने से मना होने का तीन चार कारण मैं आपको बताता हूं, देखिएगा, ठीक है। तो देखिए अगर आप इस क्रम को समझ पाए तो ऐसे समझ सकते हैं कि 329 में सिकंदर राजा बना है, ठीक है। देखिएगा, मैं कारण बता रहा हूं इसका कि सिकंदर इसके कारण को समझिएगा कि इस कारण में क्या परिवर्तन होता है। तो सिकंदर की सेना जो है व्यास नदी की तट से आगे बढ़ने या भारत की तरफ बढ़ने से मना कर दिया था, ठीक है। अब मना करने के पहले कारण याद रखिएगा कि सिकंदर और उसकी सेना 327 बीसी से चलना प्रारंभ किए थे, ठीक है। 327 बीसी से, यानी 327 जो बीसी है, ठीक है, तो उसे लगातार चलना प्रारंभ किया। इसके कारण क्या हुआ, लगातार युद्ध लड़े ये, लगातार युद्ध लड़े, ठीक है। तो लगातार युद्ध लड़ने के साथ जो है, अगर आप ये कह सकते हैं कि हाँ लगातार युद्ध लड़ने के कारण जो है ये, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा मतलब थक चुके थे युद्ध लड़ते लड़ते, तो यह एक कारण कहलाया, ठीक है। दूसरा घटना याद रखिएगा, घर की याद आना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो घटना है, याद रखिएगा, जिसको माना जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है, जिसमें यह कहा जाता है कि लगातार जो है छोटे छोटे राज्यों से लड़कर जो है, ठीक है, जब ऐसा देखा गया, सिकंदर ने या सिकंदर की सेना ने ऐसा देखा, ठीक है। और इसके बहुत सारे रूप भी हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो अगर आप सबसे पहले जो एक छोटी सी कहानी है उसको समझ के देखिएगा, ठीक है, इस तरफ क्या हो रहा है। तो देखिएगा यहां पर जब इस समय की जो स्थिति है, मतलब ये जो स्थिति याद रखिएगा, ये जो स्थिति है भारत के बाहर किसकी स्थिति है, सिकंदर की स्थिति है। ये सिकंदर का जो क्षेत्र हो गया, इधर है आपका मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य का समय आ चुका है, ठीक है। तो इसका अमात्य या महामंत्री कौन है, चाणक्य है, ठीक है। तो चाणक्य का दिमाग इतना तेज है, याद रखिएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे भारतीय इतिहासकार या फिर जो इतिहासकार हैं उन्होंने बहुत सारे टर्म्स भी बताए हैं। क्योंकि चाणक्य को जो है ना औषधि विज्ञान भी बहुत सारा जानकारी था, औषधि विज्ञान के बारे में बहुत सारी जानकारी थी, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जिस जगह पर सिकंदर के सैनिक रुके थे, याद रखिएगा, सिकंदर के जो सैनिक रुके थे, याद रखिएगा, तो चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त की बात अगर हम किनारे कर दें, अभी केवल राजा की कोई मतलब नहीं, अगर राजा के हिसाब से चलेंगे तो अभी अब समझ में नहीं आएगा। अब चाणक्य के हिसाब से सोच के देखिएगा कि चाणक्य को ऐसा माना जाता है कि इसे जो है ना बहुत तंत्र मंत्र विद्या था, ऐसा सिकंदर के सैनिक मानते थे, ठीक है। अब हुआ क्या, जहां ये रुके हुए थे उनके खाने में जो है ना लगातार ऐसा विष वाले यानी जहर वाले कुछ ऐसे औषधि मिला दिए जाते थे, जिसके कारण हर 2 दिन में 3 दिन में 2-3 लोग मरते थे खाना खाकर, ठीक है। तो ऐसा लगने लगा था कि सिकंदर के सैनिकों को यह पता था कि भारत में जो राजा रहते थे उसके अमात्य जो है ना तंत्र मंत्र विद्या से परिपूर्ण है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ जो हमारे लोग हैं या भूत विद्या जो है ना, इस प्रकार की चीजें विस्तृत हो गई थी। मतलब इस तरीके की बातें जो है ना पूरे सिकंदर की सेना में फैल गई थी। और चाणक्य ये चाहता भी था, क्योंकि देखिए भारत में आक्रमण का जो विस्तार था, यानी अगर भारत को बचाने का जिसके सर पर इतना जो ज्यादा एक दबाव था, वो चाणक्य ही था।
क्योंकि राजा जो है ना अपने आप में मदमस्त हुआ करता था, ठीक है, चाहे वो घनानंद की बात हो चाहे चंद्रगुप्त की बात हो, क्योंकि जैसे ही घनानंद की मृत्यु होगी चंद्रगुप्त आएगा। तो घनानंद के समय से ये शुरुआत हो चुकी थी, यानी सिकंदर की एंट्री जो है ना घनानंद के समय से स्टार्ट हो गई थी, और ये बात चाणक्य को पता चल गई थी, और यही बात जो है ना घनानंद को सिखाने के लिए, समझाने के लिए कि अगर आप इसी प्रकार से जो स्थिति जनता के विरुद्ध रहते हैं, कर ज्यादा बढ़ाकर रखेंगे या बहुत, देखिए चाणक्य एक शिक्षक हुआ करता था, और चाणक्य जो है ना एक शिक्षक था, साथ ही साथ जो है ना एक सलाहकार भी था, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में घनानंद को समझाने चला गया, ठीक है, तो उसने बोल दिया कि मुझे मत सिखाओ, या मैं जो करना चाहूंगा मैं करूंगा, मेरे पास जो है इतनी बड़ी सेना है, कोई मुझे हरा नहीं सकता, ठीक है। लेकिन अब इसी बात को सोचिए कि सिकंदर भी जब उधर से आ रहा है तो वो भी काफी लोगों को हराते हुए आ रहा है, तो उसका भी कहीं ना कहीं कोई स्थिति बनेगा। जब जनता ही आपको पसंद नहीं करेगी तो कैसे आप युद्ध को जीत पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो है चाणक्य ने ये प्लान किया था कि कुछ भी हो जाए, भले ही घनानंद यहाँ राजा बन के रहे, लेकिन सिकंदर को जीतने नहीं देना है, ठीक है। और ऐसी स्थिति में चाणक्य के बारे में ऐसा कहा जाता है, इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है, याद रखिएगा, ये मनगढ़ंत नहीं है, इतिहासकारों का कहना है कि चाणक्य के पास ऐसी कुछ विद्या थी, ऐसी कुछ जानकारी थी कि जो इनके खाने पर जो है ना लगातार विष डाल दिए जाते थे, ठीक है। अब विष डालने के कारण क्या हुआ, लगातार 2 3 लोग 4 लोग 5 लोग जो है हर दिन मरते थे, तो ऐसे में इनके अंदर जो है ना खौफ जाग गया कि हम छोटे छोटे राज्यों से जब लड़ रहे थे तो हमारी ये बदसलूकी हुई है, मेरे साथ ये हालत हुआ है, अगर हम घनानंद जैसे पागल राज्यों से लड़ेंगे तो उसके पास तो काफी बड़ी एक हाथी की सेना है, ठीक है, उसके पास देखिए हाथी की सेना ना अभी तक किसी के पास नहीं, याद रखिएगा, हाथी सेना केवल भारत में है यहाँ पर, और भारत के क्षेत्र में इसका विस्तार ज्यादा है, ठीक है। उधर आपको घोड़े की सेना, पैदल सेना और विभिन्न प्रकार की सेना मिलेगी, लेकिन हाथी सेना जो है, क्योंकि वहां पर जल सैनिक भी थे, याद रखिएगा, उनके पास, सिकंदर के पास जो है ना जल सेना और स्थल सेना दोनों है, हमारे पास नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन ऐसी स्थिति में जो है ना भारत की जो स्थिति है, अब उस स्थिति में चूंकि हमारे पास सैनिक की क्षमता ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि हमने टैक्स लगा के रखा हुआ है, और घनानंद ने जो है इतनी बड़ी सेना बना के रखी हुई थी जिसके कारण लोग डरते थे उसके क्षेत्र में आक्रमण करने से। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कारण याद रखिएगा कि सैनिकों का कहना था या सेना का कहना था, छोटे राज्यों से लड़ने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो एक बड़े सेना, एक बड़े सेना से लड़ने में क्या होगा, ठीक है, एक डर जो है इनके दिमाग में आ गया था। याद रखिए कि यही सबसे महत्वपूर्ण कारण माना जाता है सिकंदर के वापस जाने का, जिसमें सैनिकों ने जो है इसके साथ जाने से मना कर दिया, आगे बढ़ने से मना कर दिया, ठीक है। तो नंद वंश का जो शासक था, याद रखिएगा, ठीक है, जिसकी जो है सैनिक क्षमता पूरे भारत में किसी के पास नहीं थी, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब देखिएगा इसके बाद जो है ना सिकंदर अब असफल हो जाता है, आगे बढ़ने से मना कर देता है वो भी, ठीक है। अब क्योंकि बिना सेना के वो जा नहीं सकता था, और ऐसी स्थिति में सिकंदर जो है यहाँ से वापस आना प्रारंभ करता है। तो 327 बीसी में इंटर करना चालू किया था, याद रखिएगा। अब 325 में वो वापस जाना प्रारंभ करेगा, ठीक है। तो 325 के समय यहाँ तक बातें समझ में आ गई आप लोग को, ठीक है, मतलब कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है इससे जुड़ा हुआ। 327 से जो है सिकंदर चलना प्रारंभ किया था, और 325 का जो समय आएगा अब यहाँ से वापस जाना चालू करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो कुल 19 महीने जो है ये भारत में रह पाता है, और बाकी समय जो है ये भारत की तरफ आने में बिताता है, और फिर बाकी समय जो है जाने में बिता देता है, याद रखिएगा। एकमात्र शासक जिसका जन्म अलग राज्य में, ठीक है, इसका जो राज्य अभिषेक है अलग राज्य में, और इसकी मृत्यु अलग राज्य में होती है, यानी कि यह जो क्षेत्र है, याद रखिएगा, तो उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु और उसको दफनाने की बात सब अलग अलग राज्य में होती है, याद रखिएगा। यानी कि उसकी पूरी कहानी ना अलग अलग प्रकार से है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखिएगा वो सिकंदर के बारे में है, ठीक है। तो देखिएगा इससे संबंधित जो है ना कुछ फैक्ट्स आप याद रखेंगे, और सिकंदर अपनी सेना को आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने में मनाने में असफल रहा, ठीक है। सिकंदर अपनी सेना को आगे बढ़ने में मनाने के लिए असफल रहा यहाँ से, तो सिकंदर जो है अब यहाँ से वापस जाना प्रारंभ करेगा, याद रखिएगा। तो ये जो समय है, याद रखिएगा कि व्यास नदी के तट से 325 बीसी में
व्यास नदी के तट से 325 बीसी में सिकंदर वापस जाना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो ये तीन प्रमुख कारण तो याद रखिएगा। पहला कारण क्या है, वह सिकंदर और उसकी सेना जो है ना 327 से चलना प्रारंभ किया था, लगातार छोटे मोटे युद्ध लड़े थे। ठीक है, तो एक युद्ध के कारण क्या होता है, सिकंदर की जो सेना थी याद रखिएगा, लगातार युद्ध लड़ते लड़ते जो है ना उनके जख्म हो चुके थे, यानी कि हाथ पैर जो है ना कहीं पर चोट लगे थे, तो जो एंटीबायोटिक वाला जो केस आप समझते होंगे। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, लगातार उनके हाथ पैर जो है ना या तो बीमार हो रहे थे या फिर चोट इतनी बड़ी हो गई थी, बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। इसके कारण जो है एक लंबे समय तक, देखिए 327 हो रहा है 325 बीसी तक, और लगातार जो है ना पूरे प्रॉपर जो है ऐसी स्थिति बनी रही कि वो धीरे धीरे कमजोर होने लगे थे, खाने पीने में कमी आना या विभिन्न प्रकार की कमियां होना। ठीक है, दूसरा जो है ये कहा जाता है कि घर की याद आने लगी, ऐसा कहा जाता है केवल, याद रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो ये था, ये डर जो था ना, याद रखिएगा कि छोटे राज्यों से लड़ने में जो है हमारी हालत खराब हो गई, अगर हम घनानंद के बड़ी सेना से लड़ेंगे तो हम बचेंगे ही नहीं। ठीक है, और ऐसे डर से जो है सेना ने सिकंदर का साथ छोड़ दिया, और सिकंदर जो है अब यहाँ पर दबाव में आ गया, अब मुझे वापस जाना चाहिए। और इस तरीके से सिकंदर जो है यहाँ से वापस जाना प्रारंभ करते, याद रखिएगा, कहां से, व्यास नदी के तट से, याद रखिएगा। ठीक है, तो कब आता है और कब जाता है, ये दोनों धनुष याद रखिएगा। 327 में उसने चलना प्रारंभ किया था। ठीक है, और आना वापस जाना प्रारंभ किया इसने 325 बीसी में, वापस लौटा। ठीक है, और कितने महीने तक रहा था, याद रखिएगा, 19 माह तक। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जब ये वापस जा रहा था तो अपनी सेना को दो भाग में बांटा। वापस जाते समय अपनी सेना को दो भागों में बांटा। ठीक है, तो पहला भाग जो था, याद रखिएगा, पहली सेना और दूसरी सेना। ठीक है, तो पहली सेना जो है, याद रखिएगा, इसने पहली सेना जो है निर्याकस को दिया, याद रखिएगा, यानी जल सेना। ठीक है, जल सेना, इसका नेतृत्व किसने किया, निर्याकस ने। ठीक है, दूसरी सेना याद रखिएगा, थल सेना, ये स्वयं जो है इसका नेतृत्व किया स्वयं के द्वारा। ठीक है, तो दूसरी सेना स्वयं के द्वारा, और पहली सेना जो है किसके द्वारा, निर्याकस के द्वारा, याद रखिएगा। अब वही जो है लौटते समय जब वापस लौट रहा था, याद रखिएगा, ठीक है, तो बेबीलोन में जो है ना 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो गई, याद रखिएगा। ठीक है, वापस लौटते समय 323 बीसी में 33 वर्ष की आयु में बेबीलोन में इसकी मृत्यु हो गई, याद रखिएगा। तो सिकंदर की मृत्यु जो है बेबीलोन में हो जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जन्म कहां हुआ था, याद रखिएगा, मकदुनिया में, मकदुनिया क्षेत्र में। ठीक है, मृत्यु कहां हुई है, बेबीलोन में। अंतिम संस्कार होगा इसका सिकंदरा में, याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, इसलिए इसको तीन जगह पर माना जाता है कि ये जो है ना एक जगह कभी रह नहीं पाया। ठीक है, तो कारण क्या है, उसका जन्म होता है मकदुनिया में, मृत्यु होती है बेबीलोन में, और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र के सिकंदरिया में जो है क्या होता है इसकी, ठीक है, इसको अंतिम संस्कार किया जाता है, इसका अंतिम संस्कार वहां होता है। ठीक है, इसलिए जो है ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि कौन सा राजा है जिसका जन्म अलग जगह पे, मृत्यु अलग जगह पर, और अंतिम संस्कार अलग जगह पे होता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। चलिए देखिएगा, इसका जन्म होता है मकदुनिया में, मृत्यु होता है बेबीलोन में, और अंतिम संस्कार सिकंदरिया में।
ठीक है, ये आपका साउथ अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका। बेबीलोन आपका ईरान वाला क्षेत्र, और मकदूनिया क्षेत्र याद रखिएगा आपका यूनान वाला क्षेत्र, ग्रीस वाला क्षेत्र। ठीक है, तो याद रखिएगा इसके जन्म से संबंधित जो है ना अलग अलग देशों में इसका इतिहास, एकमात्र पूरे इतिहास का एकमात्र पुरुष ऐसा है जिसका इतिहास जो है ना अलग प्रकार से बताया गया, याद रखिएगा। ठीक है, अलग अलग देशों में हुआ था जन्म, मृत्यु और अंतिम संस्कार, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा मकदूनिया आपका ये ग्रीस वाला क्षेत्र है, ग्रीक वाला क्षेत्र है, याद रखिएगा। यूनान, बेबीलोन ईरान हो गया, और सिकंदरिया आपका जो है अफ्रीका, याद रखिएगा अफ्रीका क्षेत्र। ठीक है, अफ्रीका क्षेत्र याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा अब यूनान का प्रभाव थोड़ा सा हम देखेंगे, दो बिंदु मुख्य है, याद रखिएगा इससे जुड़े हुए। ठीक है, अब देखिएगा इसने जो है ना जैसे ही अब ये वापस जाता है तो भारत के कुछ क्षेत्र को जीता हुआ था। ठीक है, तो भारत को कुछ क्षेत्र को जीता था, याद रखिएगा। उन क्षेत्रों को किसको दे देता है? ठीक है, तो याद रखिएगा अब तथ्यों की बारी आती है, याद रखिएगा इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, याद रखिएगा कुछ फैक्ट हैं। ठीक है, पहला, भारत में जीते हुए क्षेत्र क्षेत्र को अपने सेनापति सेल्यूकस को, ठीक है, सौंपता है, याद रखिएगा। यानी इस समय जब ये वापस जाता है, याद रखिएगा, तो सेल्यूकस को जो है ये सारा क्षेत्र सौंपता है, याद रखिएगा। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर को सौंप देता है, इसका पूरा नाम है सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, तो सेल्यूकस निकेटर को सौंपता है, याद रखिएगा। और इसने दो शहर बसाया था, याद रखिएगा। ठीक है, किसने? सिकंदर ने दो शहर बसाया था, सिकंदर ने दो शहर बसाया था। ठीक है, अब ये दो शहर कौन कौन से? तो याद रखिएगा अपने घोड़े के नाम पर एक शहर बसाया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके जो घोड़ा था, याद रखिएगा बुका फैला, बुका फैला घोड़े के नाम पर शहर का नाम कर दिया था एक। ठीक है, और दूसरा नाम याद रखिएगा निकया। तो जीतने कारण इसका अर्थ होता है विजेता, निकया इसका अर्थ होता है विजेता, याद रखिएगा। तो विजेता के तौर पर निकया को जो है इसने एक शहर बसाया था। और याद रखिएगा एक नगर जो है इसने भारत के बाहर निर्माण कराया था। ठीक है, भारत के बाहर एक नगर निर्माण कराया था, भारत के बाहर नगर का निर्माण, ये भारत के शहरों की बात है। ठीक है, और ये भारत के बाहर एक नगर निर्माण कराया था, इसका नाम था, याद रखिएगा, सिकंदरिया। ठीक है, सिकंदरिया जो है ये भारत के बाहर जो है निर्माण कराया था। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट एक अंतिम बिंदु याद रखिएगा कि इससे दो घटनाएं घटती हैं, यानी कि इसके आने से जो है, ठीक है, भारत में सिकंदर के आने से या यूनान के आने से जो दो प्रभाव पड़े थे वो याद रखिएगा। ठीक है, यूनान का भारत में प्रभाव, तो पहला प्रभाव था, याद रखिएगा, भारत का एकीकरण। यानी लोग जो है अब समझ गए थे कि बाहर के लोग जो है ना छोटे छोटे राज्यों को तो उड़ा देंगे, इससे अच्छा है कि हम अपने सपोर्ट में रहें। एकीकरण होना चालू हुआ था यहां से भारत का। ठीक है, तो यहां से भारत का एकीकरण प्रारंभ होता है, याद रखिएगा। इसे पहला एकीकरण कहते हैं भारत का। क्यों? क्योंकि सिकंदर जब आया तो छोटे जो राज्य, अब देखिए आंभी ने क्या किया, उसके साथ सपोर्ट किया और उसके बाद जो है भारत को ही खोदना चालू कर दिया, है ना। तो ऐसे में जो है समझ में आ गया था कि भारत अगर एक साथ रहेगा तो बाहर से कोई आक्रमण नहीं कर पाएगा। तो ये शुरुआत थी, याद रखिएगा, भारत का एकीकरण प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हुआ था भारत में पहली बार, याद रखिएगा, भारत का इंटीग्रेशन माना जाता है, भारत का एकीकरण माना जाता है। और दूसरा महत्वपूर्ण कार्य याद रखिएगा इस समय में, ठीक है, जो कि हुई थी आपकी तिथियों का सामंजस्य। ठीक है, तो तिथि जो है याद रखिएगा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि यूनान के आने के बाद क्या हुआ, यूनान के प्रभाव से जो है ना भारत में अब इतिहास में तिथियों का क्रम जो है आया था, याद रखिएगा। यानी क्रम रूप से जो है हम इतिहास को लिख पा रहे थे, हमें इतिहास की जानकारी तो थी
लेकिन इतिहास को लिखने की जानकारी नहीं थी कि इतिहास को कैसे हम लिस्ट आउट कर पाए, ठीक है, प्रॉपर। तो याद रखिए तिथियों का जो सामंजस्य आया वो यहां से आया था, ठीक है। अब अंतिम एक बिंदु याद रखिएगा जो इसके कारण हुआ था। तो सिकंदर के साथ तीन प्रमुख व्यक्ति आए थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो सिकंदर के साथ भारत आए विद्वान, ठीक है। सिकंदर के साथ भारत आए विद्वान। ये आपको पहले क्लास में, इतिहास के पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले कौन आया था? निरियाकस, अरिस्टिबुलस, ठीक है, निरियाकस, अरिस्टिबुलस, और एक व्यक्ति था, याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है आनेसिक्रिटस, ठीक है। निरियाकस, अरिस्टिबुलस और आनेसिक्रिटस, याद रखिएगा, सिकंदर के साथ भारत आए थे, ठीक है। चलिए, कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए इसमें से। ये था आपका भारत में विदेशी आक्रमण, पहला विदेशी आक्रमण, ठीक है। तो पहले विदेशी आक्रमण के क्रम पर जो है आपने दो टॉपिक पढ़ा, याद रखिएगा, ईरानी आक्रमण और यूनानी आक्रमण, ठीक है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से याद करेंगे तो चीजें आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, याद रखिएगा, कि सिकंदर के थल सेना का नेतृत्व किसने किया था, ठीक है। यानी कि उसके थल सेना का प्रमुख कौन था, उसने किसे बनाया था? तो निर्याकस को, याद रखिएगा, ठीक है। यही जो निर्याकस है, इसी को थल सेना का प्रमुख बनाया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके साथ आया था, याद रखिएगा। और एक बार पूछा गया था सिकंदर के गुरु का नाम, तो जस्ट मैंने आपको बता दिया, अरस्तु का नाम, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सब क्रम से जो है ना आपको चीजें याद करनी है, और ये सारे फैक्चुअल जो चीजें हैं बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कोई क्वेश्चन है? हाँ। अच्छा, सिकंदर की डेथ जो है ना, ऐसा माना जाता है, याद रखिएगा, कि मलेरिया से उसकी डेथ हुई थी, ठीक है। मतलब ऐसा माना जाता है कि मच्छर के काटने से उसकी डेथ हुई थी, ऐसा माना जाता है। देखिए, उसके बारे में जो है ना कहीं पर प्रॉपर जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो है मच्छरों के काटने से जो है उसकी डेथ हुई थी, ऐसा एक समय चला, ठीक है। अब बहुत सारी बातें ऐसे भी कही जाती हैं, याद रखिए, कि उसके चोट बहुत लगी हुई थी, ठीक है, जिसके कारण जो है जाते हुए वापस जाते समय जो है उसकी डेथ हुई थी, ऐसा माना जाता है। तो इसमें एक बात बस ध्यान रखिएगा कि सिकंदर के साथ जो घटनाएं घटी थी ना, उसमें तीन अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही हैं। पहला, कि सिकंदर जब वापस जा रहा था तो उसके दुश्मन भी काफी ज्यादा लोग थे, ठीक है। अब लोग तो रहेंगे क्योंकि उसने काफी लोग को मार के आया हुआ था इधर, ठीक है, वापस जा रहा था। तो एक तो पहली बात कि उसने अपनी सेना को दो भाग में बांट दिया था, जो उसके दोनों सपोर्ट अलग अलग हो चुके थे, ठीक है। तो एक कमजोरी वहां पर था। दूसरा का कहना याद रखिएगा कि जो मलेरिया है उसके कारण, ठीक है, मलेरिया के कारण यार मच्छर के काटने से जो है सिकंदर की मौत हो गई थी। तो ऐसे बहुत सारे कथानक है, याद रखिएगा, कि जिसमें इतिहासकारों ने अलग अलग बातें कही हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो माना जाता है वो मलेरिया वाले कॉन्सेप्ट को माना जाता है, याद रखिएगा, कि सिकंदर की मौत जो है ना मलेरिया से हुई थी, ऐसा, ठीक है।